पाकिस्तान में मुसलमानों की जो शादी की रजिस्ट्रेशन है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत होती है। किसी भी किस्म की शादी हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो जो कि फ्रीकैन के जो वालिदैन हैं वो तय करते हैं या घर वाले तय करते हैं और फ्रीकैन की शादी हो जाती है, या कोई कोर्ट मैरिज हो जिसको लव मैरिज भी कहते हैं, जो कोई फ्रीकैन जो है वो अपने वालिदैन या घर वालों की जो है मर्जी के बगैर करते हैं, या कोई टेलीफोनिक मैरिज हो जिसमें एक फ्रीक जो है वो एक शहर में या दूसरा फ्रीक जो है वो दूसरे शहर में या बरूने मुल्क होता है। और आजकल की जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह, उनके जरिए जो है ये शादी सर अंजाम पाती है। या कोई ऐसी शादी हो जो कि पाकिस्तान से बाहर बरूने मुल्क जो है पाकिस्तान के जो शहरियों के दरमियान जो है वो सर अंजाम पाए, जिनमें दोनों शहरी पाकिस्तानी हो सकते हैं, या अगर एक शहर भी पाकिस्तानी हो तो उसकी भी जो शादी की रजिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान में अगर करवानी हो तो ये तमाम शादियां जो है या किसी भी किस्म की जो शादी है वो पाकिस्तान में उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो है इसकी जो प्रोविजंस है उसके तहत ही जो है वो होती है। इसके अलावा दीगर कोई लॉ जो है पाकिस्तान में शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है वो फॉलो नहीं किया जाता। शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 5 है, जिसमें शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है वो बेसिक लॉ को बताया गया है, जबकि इसके बारे में जो प्रोसीजरल बातें हैं वो जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो रूल्स हैं जो उनमें बताई गई हैं, जिनमें रूल 7 से लेकर रूल 30 तक और उसके बाद फिर रूल 18, 19 और रूल 20 जो है ये इससे जो है वो रेलिवेंट है शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है। ये रूल्स जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत जो बनाए गए हैं वो जो रेलिवेंट रूल्स हैं वो ये हैं। जो शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में बेसिक लॉ बताया गया है सेक्शन 5 में, उसमें बुनियादी तौर पर जो है वो 6 चीजें बताई गई हैं, जिसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये बताई गई है कि पाकिस्तान में जो शादी की रजिस्ट्रेशन है वो किस कानून के तहत होगी। तो इसके बारे में सेक्शन 5(1) है जो ये कहता है कि एवरी मैरिज solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provisions of this ordinance। यानी कोई भी शादी जो कि इस्लामी कानून के तहत होगी वो इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजंस हैं उसके तहत जो है वो जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस कानून की जो प्रोविजंस हैं उसके तहत होगी। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कोई जो शादी है जो पाकिस्तान में इस्लामी कानून के तहत होती है यानी मुसलमानों की होती है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत होगी। ना तो कोई इसमें रस्म रवाज फॉलो होगा और ना ही जो है इसमें कोई ज़बानी बात होगी और ना ही जो है कोई शख्स ये कह सकता है कि मैंने किसी दीगर लॉ को फॉलो किया है, क्योंकि जो लॉ इसके बारे में क्लियर कट बनाया गया है और ये लॉ कह रहा है कि जो शादी की जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की प्रोविजंस के तहत होगी। तो इस तरह पहली चीज इसमें यह बताई गई कि जो शादी की रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के तहत जो है वो होगी। फिर सेक्शन 5(2) के तहत जो है वो दूसरी चीज क्या बताई गई है, उसके तहत ये बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस under the ordinance the union council shall grant licenses to one or more persons to be called nakah registrars, but in no case shall more than one nakah registrar be licensed for any one ward। यानी शादी की रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए इस ऑर्डिनेंस के तहत यूनियन काउंसिल जो है वो एक या एक से ज्यादा अशखास को जो है वो लाइसेंस जारी करेगी जो कि नकार रजिस्ट्रार कहलाएंगे, लेकिन किसी सूरत में भी जो है एक वार्ड में एक शख्स को एक से ज्यादा अशखास को जो है वो लाइसेंस जारी जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इससे ये चीज जो है वो पता चलती है कि जो शादी रजिस्ट्रेशन का मकसद जो है वो पाकिस्तान में इस ऑर्डिनेंस के तहत हासिल करने के लिए जिस शख्स को जो है वो अख्तियार दिया गया है वो नकार रजिस्ट्रार है। और वो नकार रजिस्ट्रार कौन होगा? जिसको यूनियन काउंसिल जो है वो लाइसेंस जारी करेगी। फिर इससे एक और चीज भी जो है वो क्लियर होती है कि जो पाकिस्तान में जो शादी की रजिस्ट्रेशन को मैनेज करती है, जो अदारा मैनेज करता है वो यूनियन काउंसिल है। तो इसलिए जिस यूनियन काउंसिल की हदूद में शादी होगी उस यूनियन काउंसिल की हदूद में उस इलाके के लिए जिस शख्स को जो है वो लाइसेंस जारी किया गया होता है, जिस नकार रजिस्ट्रार को जो है वो लाइसेंस जारी किया गया होता है, वही शख्स जो है वो शादी रजिस्ट्रेशन जो है वो करेगा
और वो शख्स वही होगा जिसको यूनियन कौंसिल जो है लाइसेंस जारी करती है और वो उनका रजिस्ट्रार कहलाएगा। और एक वार्ड में ये शर्त रख दी गई कि एक वार्ड में सिर्फ जो है वो एक ही नकार रजिस्ट्रार जो है वो होगा, एक से ज्यादा जो नकार रजिस्ट्रार है वो एक वार्ड में नहीं होगा। लेकिन इसमें मैं आपको चीज बताऊं, जो पंजाब के अलावा जो पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं वहां पर एक वार्ड में एक इनकार रजिस्ट्रार होता है, एक वार्ड में दो इनकार रजिस्ट्रार नहीं हो सकते, दो अशखास को लाइसेंस नहीं मिलता। लेकिन पंजाब ने ये शर्त खत्म कर दी हुई है और पंजाब में जो लाइसेंस है वो यूनियन कौंसिल के लिहाज से मिलते हैं, वो वार्डों के लिहाज से नहीं मिलते। तो एक यूनियन कौंसिल जो है वो जितने लोगों को मुनासिब समझे वो पंजाब में जो है वो लाइसेंस जारी कर सकती है। इसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो साल 2015 में जो है वो एक अमेंडमेंट की हुई है। तो सेक्शन 2 जो है उन्होंने इसको जो है इसकी जगह अपना सेक्शन शामिल कर लिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, सेक्शन 2 में पंजाब गवर्नमेंट वालों में वो ये किया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंसेस टू वन और मोर पर्सन्स टू बी कॉल्ड नकार रजिस्ट्रार्स। तो आप इसमें ये देख लें कि शादी के रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए यूनियन कौंसिल जो है वो एक या एक से ज्यादा अशखास को जो है वो लाइसेंस जारी करेगी जो कि नकार रजिस्ट्रार कहलाएंगे। इसमें आगे ये नहीं लिखा हुआ कि जो कि एक वार्ड में जो है वो एक ही शख्स को जो है वो लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो इससे जो पंजाब ने जो है वो एक चीज जो है वो आसानी कर दी कि किसी की मनापली जो है वो कायम ना हो जाए एक वार्ड में। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा जो लोग हैं उनको लाइसेंस जारी करो ताकि शादी की जो रजिस्ट्रेशन है वो आसान हो और जो यूनियन कौंसिल में किसी भी जो नकार रजिस्ट्रार से जो है वो कोई भी शख्स जो है वो शादी रजिस्टर्ड करवा सके। इसमें जरूरी नहीं कि एक वार्ड का जो है वो वही करेगा, अगर वो उस दिन मुयसर ही नहीं जिस दिन शादी होनी होती है तो फिर कोई मसला हो सकता है। तो ये एक पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो अमेंडमेंट की है। तो बाकी जो दीगर सूबे हैं वहां पर एक वार्ड में जो है वो एक ही नकार रजिस्ट्रार जो है वो होता है। फिर जो सेक्शन 2 जो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट वालों ने अपना शामिल किया है उसमें उन्होंने एक सेक्शन 2A भी ऐड कर लिया हुआ है। ये सेक्शन 5 का जो सेक्शन 2 है इन्होंने उसमें सेक्शन 5(2)A भी जो है वो ऐड कर लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा, थोड़ा सा ये दूसरे सूबों से थोड़ा सा आगे बढ़ गए। इसमें उन्होंने क्या लिखा कि द नकार रजिस्ट्रार आर द पर्सन हु solemnizes a nikah shall accurately fill all the columns of the nikahnaमा form with the specific answers of the bride or the bridegroom। यानी नकार रजिस्ट्रार या जो शख्स जो शादी करवाता है यानी निकाह पढ़ाता है वो निकाहनामे के जो फॉर्म है उसके जो तमाम कॉलम्स हैं उसको एक्यूरेटली दुरुस्त तौर पर फिल करेगा, जो ऐसे जवाबों के साथ जो जवाब दुल्हा और दुल्हन जो है वो उसको देते हैं, जिनसे वो ज़ाहिर है जब वो निकाहनामे के जो कॉलम है वो फिल करता है तो वो हर कॉलम की बाबत जो है दुल्हा और दुल्हन जो भी जिससे भी रेलिवेंट हो उससे सवाल करता है और उसके मुताबिक जो है वो कॉलम फिल किए जाते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें एक इजाफी चीज़ रखी सेक्शन जो है 5(2)A में कि जो भी शख्स जो है वो शादी का जो है वो करवाएगा और निकाहनामा को फिल करेगा वो तमाम कॉलम्स जो है वो फिल करेगा। क्योंकि पहले ये होता था कि जब कोई शख्स जो है वो निकाहनामा फिल करता तो वो निकाहनामे के कुछ कॉलम्स तो जो है वो फिल करता, लेकिन बाकी कुछ कॉलम पे वो ऐसे लाइनें लगा देते, उनको वो फिल ही नहीं करते, उनको ऐसे ही छोड़ देते। तो ये साल 2015 से ये पंजाब ने ये जो अमेंडमेंट कर ली हुई है, बाकी सूबों को भी इसमें करनी चाहिए क्योंकि जो निकाहनामे के जितने भी कॉलम हैं ये बड़े रेलिवेंट होते हैं और ये तमाम कॉलम जो है ये फिल करने चाहिए। तो अगर कोई फिल जो किसी की बाबत कोई जवाब नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर लिखना चाहिए। तो ये पंजाब में ये सिर्फ चीज़ है और इसके बारे में पंजाब ने आगे सजा भी रखी हुई है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। सेक्शन 5 में पंजाब गवर्नमेंट ने और भी तरमीम की हुई है तो वो आगे आ जाती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सेक्शन सब सेक्शन 4 में है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 में जो है एक अपना जो है सेक्शन शामिल कर लिया हुआ है, जबकि दीगर सूबों में तो यही है कि जो शादी रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए यूनियन कौंसिल जो है वो एक या एक से ज्यादा अशखास को जो है वो लाइसेंस जारी करेगी जो कि नकार रजिस्ट्रार कहलाएंगे, और एक वार्ड में जो है वो एक शख्स से ज्यादा जो है वो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जबकि पंजाब ने ये अमेंडमेंट की हुई है कि यूनियन कौंसिल जो है वो जितने लोगों को मुनासिब समझे वो लाइसेंस जारी कर सकती है। और फिर उन्होंने ये भी साथ ये शर्त रख दी गई सेक्शन 5(2)A में जो है वो नया सेक्शन जो है वो ऐड करके कि जो शख्स जो है वो निकाह पढ़ाता है या जो है वो नकार रजिस्ट्रार हो या दीगर शख्स हो वो निकाहनामा फिल करता है तो वो निकाहनामे के तमाम कॉलम जो है फिल लाजमी करेगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि शादी जो रजिस्ट्रेशन है वो नकार रजिस्ट्रार ने करनी होती है। नकार रजिस्ट्रार जो है वो होगा जो कि जिसको जो है यूनियन कौंसिल ने जो है वो लाइसेंस जो है वो इस बाबत जो है वो जारी किया होगा।
अब सेक्शन 5 में ये दो चीजें हमने जानी। अब सेक्शन 5 में जो तीसरी चीज है वो क्या है, तो सेक्शन 5 में जो है वो तीसरी चीज ये रखी गई कि एवरी मैरिज नॉट solemnized by the Nakah registrar shall for the purpose of registration under this ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage। यानी ऐसी शादी या ऐसा निकाह जो है जो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो नहीं करवाता, तो रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए जिस शख्स ने ये शादी करवाई है या निकाह पढ़ाया है वो ऐसी शादी या निकाह की जो है वो रिपोर्ट जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है वो करेगा। तो इससे जो है एक चीज ये क्लियर होती है कि ये जरूरी नहीं कि जो शादी जो है वो सिर्फ निकाह रजिस्ट्रार ही करा सकता है और वही जो है उसको रजिस्टर करेगा। शादी तो एक शरई मामला है और शादी कोई शख्स भी करवा सकता है। निकाह तो जब फ्री कैंप का करवाया जाता है तो उनको सिंपल सी यही बात होती है, उनको इजाब कबूल करवाया जाता है, यानी दूल्हे से पहले पूछा जाता है या दुल्हन से पूछा जाता है, जैसी भी वो सूरत हाल हो कि भाई आपको ये अपने निकाह में कबूल है, तो वो कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, तो ये शादी हो जाती है। तो ये एक शरई सी बात है, शरई मामला है। तो इसमें ये पाबंदी नहीं लगाई गई कि शादी जो है सिर्फ निकाह रजिस्ट्रार ही कराएगा। सिर्फ निकाह रजिस्ट्रार को अख्तियार दिया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शादी रजिस्टर्ड करेगा। तो इसलिए कोई भी शख्स जो है वो शादी करवा सकता है, लेकिन उस पर ये ड्यूटी रख दी गई कि अगर कोई शख्स जो है वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए, ताकि एक जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, वो रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए जो है वो उस शादी की जो रिपोर्ट है वो उसको करेगा, निकाह जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको वो रिपोर्ट करेगा। इसके बारे में प्रोसीजर में आगे बातें रूल्स में बताया गया है, उसका तरीका क्या है। इसके बारे में सिंपल यही होता है कि वो जो निकाह रजिस्ट्रार होता है उसको तो रजिस्टर मिल गया होता है, उस रजिस्टर में उसके पास निकाहनामे होते हैं, लेकिन अगर कोई दीगर शख्स करवाता है तो जाहिर सी बात है उसके पास रजिस्टर्ड तो नहीं होता। तो वो क्या करता है, ये जो निकाहनामे है ये गवर्नमेंट ने प्रिंट करके, तो बाजार में भी जो है वो इनकी तरसील मौजूद होती है गवर्नमेंट की जानब से। तो ये जो निकाहनामे हैं ये प्रिंट होकर इसको जो है वो ये मिल जाते हैं, बुक शॉप से मिल जाते हैं, कचहरी से मिल जाते हैं। तो जो शख्स जो है निकाह रजिस्ट्रार नहीं होता वो उधर से ये निकाहनामे लेता है, 4 निकाहनामों के परत होते हैं, तो उनको वो फिल करता है और फिल करने के बाद जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है वो दे देता है और निकाह रजिस्ट्रार जो है उनको अपने रजिस्टर में रजिस्टर कर लेता है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये लाजमी रख दिया गया कि अगर कोई शख्स जो है वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं तो वो ऐसी शादी की जो है वो जो शादी करवाएगा तो उसमें वो निकाहनामे का फॉर्म भी लेगा, उसको फिल भी करेगा और निकाह रजिस्ट्रार को जो है वो उसके हवाले करेगा। तो आगे जब प्रोसीजर पे हम इसके पहुंचेंगे, रूल्स पे हम पहुंचते हैं, तो ये चीज मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह सेक्शन 3 जो है वो इसका सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 जो है इसमें ये चीज बताई गई कि निकाह रजिस्ट्रार के अलावा दीगर कोई शख्स जो है अगर वो शादी करवाता है तो वो निकाह रजिस्ट्रार को इसकी रिपोर्ट जो है वो लाजमी करेगा। तो अब इसमें जो सेक्शन 5 में जो चौथी चीज है वो ये बताई गई, ये सेक्शन 3 चीजें जानने के बाद अब चौथी चीज ये है कि अगर इसमें ये बताया गया सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में whoever contravenes the provisions of subsection 3 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यानी कोई शख्स जो है वो सब सेक्शन 3 यानी जो पहले हमने बताया कि जो शख्स शादी करवाता है निकाह रजिस्ट्रार के अलावा और निकाह रजिस्ट्रार को तलाक करना उसके लिए लाजमी है, अगर कोई शख्स जो है वो इसकी खिलाफवर्जी करता है तो उसको जो है वो 3 माह तक जो है वो उसको सजा जो है वो हो सकती है, कैद की सजा हो सकती है 3 माह तक, और फिर उसको जो है वो जुर्माने की सजा भी हो सकती है जो कि 1000 रुपये तक हो सकती है, या फिर उसको जो है वो दोनों सजाएं जो है वो हो सकती हैं। तो इस तरह जो शख्स जो है वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं लेकिन वो शादी करवाता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसकी तलाक जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को लाजमी करे, जो कि सब सेक्शन 3 जो है सेक्शन 5 का उसके तहत करनी जरूरी होती है। लेकिन अगर वो सब सेक्शन 3 की खिलाफवर्जी करता है तो फिर उसको कैद की और जो है वो जुर्माने की जो है वो सजा हो सकती है। अब ये जो सब सेक्शन 4 है इसकी बाबत जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें भी जो है वो तरमीम की हुई है। ये जो तलाक करने की बाबत सजा है ये भी उन्होंने बढ़ाई हुई है। फिर उन्होंने सेक्शन 2A में जो इजाफा किया था सेक्शन 2 में, जिसके तहत उन्होंने ये रखा था कि निकाह रजिस्ट्रार या जो शख्स भी जो है वो निकाह पढ़ाता है वो निकाहनामे के तमाम जो है कॉलम्स फिल करेगा, उसकी बाबत भी जो है उन्होंने सब सेक्शन 4 में जो है वो सजा रख ली हुई है। तो उसमें उन्होंने पहले क्या रखा है, उन्होंने सेक्शन 4 जो है सब सेक्शन 4 जो है सेक्शन 5 का उन्होंने जो है वो नया ऐड कर लिया हुआ है, अपना उन्होंने ऐड कर लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये रखा है कि जो शख्स जो है
इफ ए पर्सन contravenes the provisions of subsection 2A, he shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine of 25,000 rupees। यानी जो शख्स जो है वो सब सेक्शन 2A की खिलाफ वर्जी करता है। यानी सब सेक्शन 2A क्या था, जो हमने पहले भी देखा था कि जो निकाह रजिस्ट्रार है या दीगर शख्स जो है जो निकाहनामा शादी कराता है, निकाहनामा फिल करता है, वो तमाम कॉलम जो है फिल करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, यानी निकाह रजिस्ट्रार या दीगर शख्स जो है जिसने निकाहनामा फिल किया है, वो अगर ऐसा नहीं करते, यानी निकाहनामे के तमाम कॉलम जो है फिल नहीं करते, तो उनको जो है वो 1 महीने तक जो है वो सजा हो सकती है और इसके साथ जो है उसको 25,000 रुपए तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। क्योंकि ये 2015 में अमेंडमेंट की, जबकि जो दूसरा सब सेक्शन 4 है दीगर सूबों में, वो 1961 का ही है, तो इसलिए उसमें जो जुर्माना है वो तो 1,000 रुपये है। लेकिन इधर उन्होंने सिर्फ इसी के लिए जो है वो 25,000 रुपये जो है वो जुर्माना रख दिया। फिर इन्होंने मजीद आगे लिखा कि कोई शख्स जो है वो सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करता है, यानी एंड सब सेक्शन 3 he shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 3 months and fine of 100,000 rupees। यानी कोई शख्स जो है वो सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करता है, यानी उसने वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है और उसने कोई शादी करवा दी है, लेकिन वो उस शादी की जो रिपोर्ट है वो निकाह रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए नहीं करता, तो उसको जो है वो जो है कैद की सजा हो सकती है, जो कि 3 माह तक कैद की सजा होगी और साथ उसको जो जुर्माना है 100,000 रुपीज, यानी उसको 1 लाख रुपए जो है वो जुर्माना हो सकता है। क्योंकि 2015 में उन्होंने अमेंडमेंट की, उन्होंने जुर्माना 100 गुना बढ़ा दिया है, जो जबकि दीगर सूबों में जो जुर्माना है वो 1,000 रुपीज है, जबकि जो पंजाब में ये जुर्माना है ये उन्होंने 1 लाख रुपए रखा है। तो इस तरह पंजाब में ये सजा थोड़ी सी जो है वो बड़ी सख्त है और कहने के जुर्माना बहुत ज्यादा है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। इसलिए कोई भी शख्स जो है वो शादी करवाता है और वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, तो उस पर यह लाजमी हो जाता है कि वो उसकी जो तलाक है रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए निकाह रजिस्ट्रार को करे, वरना उसको 1 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माने की सजा हो जाएगी और इसके अलावा उसको साथ कैद की सजा जो कि 3 माह तक जो है वो हो सकती है। तो इसको ये सजा जो है वो हो सकती है। तो इसलिए शादी की जो रजिस्ट्रेशन है इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो है शादी की रजिस्ट्रेशन के बाबत जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन हो, किसी को सजाएं देना मकसद नहीं। सिर्फ उसी वक्त जो है कोई शख्स जो है वो काबिल सजा होता है जब वो इस सेक्शन की जो है वो खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करना जो होता है एक किसी भी स्टेट में एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो इस तरह ये जो है चौथी चीज़ जो है सेक्शन 5 में बताई गई। अब 5वीं चीज़ सेक्शन 5 में क्या बताई गई है, तो इसमें जो 5वीं चीज है वो ये बताई गई है कि द फॉर्म ऑफ निकाहनामा, द रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार्स, द रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व्ड बाय यूनियन काउंसिल्स, द मैनर इन विच द मैरिज शैल बी रजिस्टर्ड एंड कॉपीज ऑफ निकाहनामा शैल बी सप्लाइड टू द पार्टीज एंड द फीस टू बी चार्ज देयरऑफ शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी जो निकाहनामे का फॉर्म है और उसके जो रजिस्टर है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो मेंटेन उसको रखेंगे और जो रिकॉर्ड है उसको जो है यूनियन काउंसिल जो है उसको महफूज रखेगी। यानी जो रजिस्टर होते हैं उनको मेंटेन तो वही रखेंगे। इसमें होता ये है कि जब रजिस्टर मुकम्मल होता है तो वो यूनियन काउंसिल में जो है वो जमा करवा दिया जाता है और जब शादी होती है तो उस वक्त भी जो है वो एक प्रति यूनियन काउंसिल में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जो रिकॉर्ड है वो यूनियन काउंसिल ने जो है वो संभाल के रखना होता है। शादी निकाह रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल जो है महफूज रखेगी। और जिस तरीके से जो है वो शादी रजिस्टर्ड होगी और फ्रीकैन को जो है उनकी कापियां दी जाएंगी, जो उसकी फीस ली जाएगी वो सब इस तरह होगी जो कि बयान की गई है, यानी प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड जो होता है ना, ये अक्सर लॉ में लफ्ज लिखा जाता है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है कि जो चीजें जो हैं वो इसके जो आगे रूल्स बने हुए हैं ना जो उसमें बयान की गई हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी लॉ में किसी सेक्शन में जो है वो प्रेस्क्राइब्ड का लफ्ज लिखें तो आप यही समझें कि इसके जो आगे जो रूल्स हैं ना इस ऑर्डिनेंस के या इस लॉ के या इस एक्ट के, उसके जो रूल्स हैं उसमें ये चीजें बयान की गई हैं। तो इसका मतलब यह अगर यहाँ पर इन्होंने लफ्ज लिख दिया प्रेस्क्राइब्ड यानी बयान किया गया, तो इसका मतलब यही है कि जो भी जो है शादी जिस तरह रजिस्टर्ड होगी और निकाहनामे की जो कापी हैं जिस तरह फ्रीकैन को दी जाएंगी, उसकी फीस जो ली जाएगी जो है और जो है वो इसकी जो फीस ली जाएगी, ये तमाम चीजें उस तरह होंगी जो कि बयान की गई हैं। यानी इसके जो रूल्स में जो है ये चीजें जो है वो बयान की गई हैं। तो इस तरह
पांचवी चीज इसमें यह बताई गई कि जो नकार रजिस्ट्रार हैं वो रजिस्टर को मेंटेन रखेंगे, यूनियन कौंसिल कार्ड महफूज रखेगी, और बाकी जो शादी रजिस्ट्रेशन का तरीका है, जो इसकी फीसें हैं और फ्रीकैन को जिस तरह नकलें दी जाएंगी या कोई कापी किस तरह कोई शख्स ले सकता है, ये तमाम चीजें जो है इनको समझने के लिए हमें जो है इसके जो है वो रूल्स देखने पड़ेंगे, यानी रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाएगा। रूल्स मैं भी आपको इसके आगे बताता हूँ, लेकिन ये आप बेसिक लॉ इसमें बता दिया गया कि जो है नकार रजिस्टर जो है वो होता है, जो वो नकार रजिस्ट्रार जो है उसको मेंटेन रखेगा, रिकॉर्ड यूनियन कौंसिल महफूज रखेगी, बाकी किस तरह शादी रजिस्टर्ड होगी, कापियां किस तरह दी जाएंगी, ये सब चीजें जो है ये इसके रूल्स के मुताबिक जो है वो उसको जो है मुकम्मल किया जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं। अब इसमें जो छठी चीज है वो छठी चीज इसमें क्या बताई गई है सेक्शन 5 में, तो जो इसमें नंबर 6 पे जो चीज बताई गई है सेक्शन 5(6) में वो ये है कि एनी पर्सन में ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फी इफ एनी इंस्पेक्ट एट द ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल द रिकॉर्ड प्रिजर्व्ड अंडर सब सेक्शन 5 और ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ एनी एंट्री देयर इन। तो पांचवी छठी चीज इसमें ये बताई गई कि कोई भी शख्स जो है अगर वो चाहे तो प्रेस्क्राइब्ड फीस अदा करके, यानी बयान करदा फीस अदा करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें प्रेस्क्राइब्ड का लफ्ज आ गया तो फीस क्या हो गया, प्रेस्क्राइब्ड फीस जो कि इसके रूल्स में बताई गई है, तो वो फीस अदा करके, ये जो फीस है ये मैं भी आपको आगे बताता हूं क्योंकि रूल्स अभी मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो वो प्रेस्क्राइब्ड फीस जो है वो अदा करके किसी भी वक्त जो है वो यूनियन काउंसिल का जो ऑफिस है उसको जो है वो उसका मुआयना कर सकता है, उसमें जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड का जो है मुआयना कर सकता है, जो कि सब सेक्शन 5 के तहत जो है वो महफूज किया होता है। जैसे कि मैंने आपको सब सेक्शन 5 में बताया, अगर कार्ड जो है वो यूनियन काउंसिल जो है महफूज करेगी तो यूनियन काउंसिल ने जो सब सेक्शन 5 के तहत जो है वो कार्ड महफूज किया होता है उसका कोई शख्स जो है मुआयना कर सकता है और उसकी जो है किसी भी जो है एंट्री की जो है वो कापी हासिल कर सकता है। तो इस तरह जो रिकॉर्ड है ये चौंका एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है, तो कोई भी शख्स जो है वो यूनियन काउंसिल के ऑफिस में जा सकता है। यूनियन काउंसिल जो है वो पब्लिक ऑफिस होता है और पब्लिक ऑफिस में जो है कोई भी शख्स जो है वो किसी भी वक्त जा सकता है। वहां पर जो पब्लिक रिकॉर्ड होता है जो कि पब्लिक जो है उसके लिए हर वक्त ओपन होता है, वो उसको देख सकता है और किसी भी जो है वो रिकॉर्ड की जो है वो नकल ले सकता है, यानी किसी निकाहनामे की नकल ले सकता है, किसी रजिस्टर की जो कोई इंडेक्स वगैरह बने होते हैं, जो रजिस्टर में जो अंदराज होते हैं, किसी के भी निकाहनामे की वो नकल ले सकता है। ये नहीं कि अपने निकाहनामे, किसी के भी निकाहनामे की कोई भी शख्स जो है वो नकल ले सकता है। और ये जो यूनियन काउंसिल के जो उधर मुलाजिमीन होते हैं, कुछ सेक्रेटरी वगैरह या दीगर कोई उधर जो होते हैं रिकॉर्ड कीपर, वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 में ये चीज़ जो है ये क्लियर कर दी गई। उनकी कुछ फीस होती है जो कि इसके रूल्स में बयान की गई है, वो फीस अदा करके तो कोई भी शख्स जो है वो रिकॉर्ड ले सकता है। तो इस तरह जी जो सेक्शन 5 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, इसमें शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है बेसिक लॉ बताया गया। 6 चीज़ें इसमें बताई गई। सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो शादी की रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत होगी। शादी की जो रजिस्ट्रेशन है वो नकार रजिस्ट्रार करेगा और नकार रजिस्ट्रार जो है वो शख्स होगा जिसको यूनियन काउंसिल ने जो है वो इस बारे में जो है वो लाइसेंस जारी किया हो, यानी शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है उसको लाइसेंस जारी किया हो। तीसरी चीज़ इसमें यह बताई गई कि नकार रजिस्ट्रार के अलावा अगर दीगर शख्स जो है वो शादी जो है वो करवाता है, यानी निकाह पढ़ाता है, तो वो भी निकाहनामे का जो फॉर्म है फिल करेगा। और उसके आगे जो रूल्स है उसमें तो क्लियर बताया गया है, लेकिन उसमें बेसिक लॉ में ये बता दिया गया कि वो शादी की जो रिपोर्ट है वो हर सूरत जो है वो नकार रजिस्ट्रार को करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो चौथी चीज़ इसमें फिर ये बता दी गई कि उसको कैद की सज़ा और साथ जुर्माने की सज़ा हो सकती है। और पांचवी चीज़ इसमें यह बताई गई कि जो रजिस्टर है वो यूनियन काउंसिल वो जो नकार रजिस्ट्रार है वो महफूज रखेगा और यूनियन काउंसिल कार्ड महफूज रखेगी। और शादी रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है, जो फीसें हैं और जो फ्रीकैन को नकलें दी जाएंगी, वो सब जो तरीकाकार है उसकी बाबत जो है वही तरीका होगा जो कि इसके रूल्स में बताया गया है। और छठी चीज़ इसमें यह बताई गई कि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी जो है मुनासिब वक्त में यूनियन काउंसिल का जो है वो में जो रिकॉर्ड को जो है वो उसका मुआयना कर सकता है और किसी भी जो एंट्री है उसकी जो है वो नकल हासिल जो है वो कर सकता है। तो इस तरह ये इसके बारे में ये जो है ये बेसिक लॉ जो है वो बताया गया है। अब बेसिक लॉ को जानने के बाद इसका जो प्रोसीजर है वो जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो रूल्स हैं, जिनको रूल्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कहते हैं, उन रूल्स में जो है वो इसका प्रोसीजर बताया गया है, जिसमें रूल 7 से लेकर रूल 13 और फिर रूल 18, 19 और रूल 20 जो है
वो शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत है। और शादी की जो रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में जो बेसिक लॉ है इसको जानने के बाद ये चीज़ जो है वो सामने आई कि जो शादी की जो रजिस्ट्रेशन का अख्तियार है वो एक निकाह रजिस्ट्रार को होता है। और निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शख्स होता है जिसको यूनियन कौंसिल ने जो है वो इस बाबत जो है वो लाइसेंस जारी किया होता है। लेकिन अब ये निकाह रजिस्ट्रार का जो लाइसेंस है ये कौन शख्स हासिल कर सकता है, यानी कौन कौन लोग जो है वो निकाह रजिस्ट्रार का जो है वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो सबसे पहले जो है वो रूल 7 में बता दिया गया। रूल 7 में निकाह रजिस्ट्रार के बारे में जो है बुनियादी तौर पर जो है वो 4 चीज़ें बताई गई कि निकाह रजिस्ट्रार जो है वो कौन जो है वो बन सकता है और उसके बारे में जो फर्दर कंडीशन जो है वो क्या होगी। तो इसमें रूल 7 में जो सबसे पहली चीज़ जो है वो निकाह रजिस्ट्रार के बारे में जो है वो बताई गई वो ये है कि एनी पर्सन competent to solemnize a marriage under Muslim law may apply to the Union Council for the grant of a license to be act as a nikah registrar under Section 5। यानी कोई शख्स भी जो निकाह पढ़ाने की या शादी करवाने की जो है वो अहलियत रखता हो किसी इस्लामी कानून के तहत, तो ऐसा शख्स जो है वो यूनियन कौंसिल में निकाह रजिस्ट्रार का जो लाइसेंस है वो हासिल करने के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है, जो कि शादी जो है वो Section 5 के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ बता दी गई कि कोई भी शख्स जो है वो निकाह पढ़ाने की जो अहलियत रखता है तो वो निकाह रजिस्ट्रार का जो लाइसेंस है वो हासिल करने के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। अमूमन लोग यही समझते हैं हमारे मुआशरे में कि जो निकाह रजिस्ट्रार वही शख्स होता है जो इलाके का जो कोई मस्जिद होता है या कोई मौज़न होता है, जबकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अमूमन ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो बने हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग, लेकिन इसमें ये लाजमी शर्त नहीं, कोई भी शख्स जो है वो निकाह रजिस्ट्रार के लिए जो है वो लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकता है। तो इसमें पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज इसमें ये हो गई कि इफ द यूनियन काउंसिल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट मे कंसिडर नेसेसरी इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन फॉर द ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस, इट मे सब्जेक्ट टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड देयरइन ग्रांट ए लाइसेंस टू हिम इन फॉर्म 1। इसमें क्या रखा गया कि यूनियन कौंसिल जो है अगर ऐसी इंक्वायरी जो है वो जो कि वो ज़रूरी समझे करने के बाद ये मुतमिन हो जाए कि ये जो शख्स जिसने अप्लाई किया है ये एक फिट और प्रॉपर पर्सन है शादी जो है लाइसेंस जारी करने के लिए, शादी का रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस जारी करने के लिए, तो ये जो यूनियन कौंसिल है इसको जो है वो ऐसी शराइत के तहत जो है वो लाइसेंस जारी कर सकती है जो कि फॉर्म 1 में बयान की गई है। अब इसमें फॉर्म 1 का लफ्ज़ लिखा हुआ। फॉर्म 1 जो है इन रूल्स का एक हिस्सा है जिसमें लाइसेंस है और उसके नीचे जो है वो कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो फॉर्म 1 की सूरत में उसको लाइसेंस जारी किया जाता है, उस लाइसेंस में साथ शराइत भी लिखी जाती हैं। ये आप देखें, मैंने अभी आपके सामने ये जो फॉर्म 1 जो है वो लाया हूँ, ये मैंने अपनी बुक से जो है वो इसकी पिक्चर लेकर आपके सामने लाई है। तो इस फॉर्म 1 में क्या है ये देखें, सी रूल 1, सी रूल 7। तो फॉर्म 1 में सबसे नीचे सी रूल 7 है। रूल 7 यानी रूल 7 के तहत ये जो लाइसेंस है ये जो फॉर्म है उसके तहत ये प्रिंटेड है, उसी के तहत ये लाइसेंस है। तो ये इसमें सारी आगे जो है वो जो इबारत लिखी हुई है कि इन परसुएंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 द यूनियन काउंसिल यूनियन कमेटी टाउन कमेटी ऑफ आगे जो भी होगी वो उसका नंबर होगा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जिस जिले में होगी हेयर बाय ग्रांट दिस डे, यानी जिस तारीख को 1919 का लफ्ज लिखा हुआ है क्योंकि ये 1961 का है, आगे इसमें अभी तो 2000 चल रही है, इसमें कोई जदीद अमेंडमेंट नहीं हुई, तो इसलिए इधर वो इसको खुद ही 2000 कर लेंगे। टू मिस्टर यानी जिस शख्स को जो लाइसेंस जारी किया जा रहा है, सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ यानी कहाँ का वो रिहायशी है, दिस लाइसेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस हेयर इन अंडर स्पेसिफाइड टू बी फॉर्म द सेट डेट द निकाह रजिस्ट्रार फॉर द फॉलोइंग वार्ड, यानी कि किस वार्ड के लिए जो उसको जो है निकाह रजिस्ट्रार जो है उसका लाइसेंस दिया गया है। तो साथ उसको जो है नीचे सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन, या चेयरमैन का सिग्नेचर है, यानी चेयरमैन ये लाइसेंस जारी करता है, और साथ नीचे ये जो कंडीशंस लिखी गई हैं जिन कंडीशंस के तहत जो है उसको लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसमें जो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दिस लाइसेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल, यानी ये ट्रांसफरेबल नहीं, ये दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होगा, ये उसी के लिए है जिसको जारी किया गया है। दिस लाइसेंस नंबर 2 जो है उसमें लिखा है दिस लाइसेंस इज रिवोकेबल फॉर ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और द रूल्स मेड देयर अंडर आर ऑफ एनी कंडीशन ऑफ दिस लाइसेंस, यानी ये जो लाइसेंस है ये उस सूरत में काबिल तनसीख है जब कोई शख्स जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी करता है या रूल्स जो है
जो इस ऑर्डिनेंस के तहत बने हैं, जिस रूल्स के तहत, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए इसको ये लाइसेंस मिला है, किसी की भी वो खिलाफ वर्जी करता है तो ये लाइसेंस जो है ये काबिल मनसूखी है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या रखी, द रजिस्टर्स एंड सील सप्लाई टू द नकार रजिस्ट्रार शैल बी रिटर्नेबल टू द यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी, टाउन कमेटी विदाउट रिफंड ऑफ कॉस्ट व्हेन दिस लाइसेंस एक्सपायर्स और इज रिवोक्ड। यानी रजिस्टर या जो है इसकी जो सील दी जाती है उसको यानी मोहर दी जाती है, वो नकार रजिस्ट्रार जो है उसकी जानब से जो है यूनियन काउंसिल को रिटर्नेबल होगी जब ये लाइसेंस जो है ये एक्सपायर हो जाए या ये जो है वो खत्म हो, यानी उसको जो है मनसूख कर दिया जाए, तो ये यूनियन काउंसिल को जो है रजिस्टर और जो मोहर है वो वापस की जाएगी। ये भी कंडीशन में चीज रख दी गई, एक शर्त रख दी गई कि इस शर्त पे जो है ये लाइसेंस मिला गया है और इसके आगे जो है जो मवाद दिया गया है। The नकार रजिस्ट्रार shall not put the seal supplied to him to any improper use। चौथी इसमें कंडीशन ये रखी गई कि जो नकार रजिस्ट्रार है उसको जो सील दी गई है उसको किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसमें 4 बेसिक शराइत है। 5वीं इसमें ये रखी गई कि सच अदर कंडीशंस इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कोई भी ऐसी शराइत हो अगर कोई जिसको सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में जो है वो स्पेसिफाई कर दे या जो है वो लागू कर दे, तो कोई ऐसी शर्त भी जो है वो हो सकती है। तो ये इस फॉर्म के तहत जो है वो नकार रजिस्ट्रार को जो है वो लाइसेंस दिया जाता है और नीचे जो है उसी लाइसेंस में जो है नीचे उसकी शराइत भी लिख दी जाती है, उनमें से किसी की भी खिलाफ वर्जी की जाए तो ये लाइसेंस जो है ये काबिल मनसूखी होता है। तो अब रूल 7 में पहले हमने ये 2 चीजें देखी कि लाइसेंस जो है वो कोई भी शख्स उसके लिए अप्लाई कर सकता है, और दूसरी चीज ये है कि जो शख्स भी जो है वो लाइसेंस के लिए जो है वो अप्लाई करेगा, अगर यूनियन को समझो फिट है तो उसको फॉर्म 1 में जो शराइत हैं उसके तहत जो है उसको लाइसेंस दे दी जाएगा, जो कि फॉर्म 1 की सूरत में होगा, जिसमें लाइसेंस भी होगा, शराइत भी जो है उसके अंदर ही होगी। तो अब रूल 7 में जो तीसरी चीज है वो ये है कि ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस रूल शैल बी परमानेंट एंड शैल बी रिवोकेबल ओनली फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस अंडर दिस रूल। यानी एक जो लाइसेंस इस ऑर्डिनेंस के इस रूल जो जारी किया गया है किसी शख्स को, वो परमानेंट होगा। वो ये नहीं होगा कि उसको मनसूख कर कब जो है उसको जो है वो कभी वो एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो परमानेंट होगा। लेकिन वो उस सूरत में जो है काबिल मनसूखी होगा जब कोई शख्स जो है जो कंडीशंस हैं जो इस रूल के तहत उसको बताई गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो फॉर्म 1 में होते हैं, अगर उनकी वो खिलाफवर्जी करता है तो फिर ये जो लाइसेंस है ये काबिल मनसूखी होगा। अदरवाइज ये परमानेंट होता है और ये कभी एक्सपायर नहीं होता। ये एक्सपायर उसी सूरत में होता है जब जो नकार रजिस्ट्रार है वो फोत हो जाता है, तो या वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो सरंजाम जो है वो दे सके। अदरवाइज ये जो नकार रजिस्ट्रार को जो लाइसेंस दिया जाता है ये परमानेंट होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं लिखी होती कि ये लाइसेंस कब तक जारी किया गया है, तो ये परमानेंट होगा। और रूल 7 सब रूल 3 में भी ये चीज़ जो है ये बयान कर दी गई कि सिर्फ शराइत की खिलाफवर्जी पर ये रिवोकेबल होगा, अदरवाइज ये परमानेंट होगा। और रूल 7(4) में जो चौथी चीज़ रखी गई वो ये रखी गई कि इफ़ एनी पर्सन to whom a license has been granted under this rule contravenes any of the conditions of such license, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with a fine which may extend to 200 rupees, or with both। तो चौथी चीज इसमें यह रखी गई कि अगर किसी ने जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जिसको लाइसेंस जो है वो दिया गया वो जो है इसकी जो कंडीशंस हैं इसकी खिलाफवर्जी करता है तो उसको लाइसेंस तो मुअत्तल होगा ही, लेकिन साथ उसको जो है वो फिर सजा भी होगी। सजा क्या होगी, उसको जो उसको सजा है वो जो है वो 1 महीने तक जो है उसको सजा होगी, और साथ उसको जो जुर्माना है वो भी 200 रुपये तक जो है वो जुर्माना हो सकेगा। तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ उसका लाइसेंस ही मुअत्तल होगा, साथ उसके खिलाफ जो है फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें उसको कैद की सजा जो है वो हो सकती है 1 महीने तक, और जुर्माने की सजा जो है वो 200 रुपये तक हो सकती है। तो इस तरह जो रूल 7 है इसमें नकार रजिस्ट्रार जो शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत जो सबसे लाजमी शख्स है उसके बारे में बताया गया कि कौन शख्स जो है वो नकार रजिस्ट्रार जो है वो बन सकता है। तो इसमें ये 4 चीज़ें बता दी गई कि कोई भी शख्स जो है वो नकार रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकता है, शर्त सिर्फ यही है कि वो निकाह पढ़ाने की जो है वो अहलियत रखता हो। और दूसरी चीज़ में ये रखी गई कि जो यूनियन काउंसिल है वो उसको लाइसेंस जारी कर सकती है, उसके बारे में अगर वो इंक्वायरी करके ये मुतमिन हो जाए कि ये फिट पर्सन है तो उसको लाइसेंस जारी कर सकती है। और लाइसेंस जो है वो फॉर्म 1 की सूरत में होगा जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, और उसमें कंडीशन भी लिखी होंगी। और तीसरी चीज़ ये बताई गई कि ये जो लाइसेंस है ये परमानेंट होगा, ये उसी सूरत में जो है वो काबिल मनसूखी होगा जब कोई शख्स जो है वो लाइसेंस में जो कंडीशन बयान की गई है उनकी जो है वो खिलाफवर्जी करता है। और चौथी चीज़ इसमें ये रख दी गई
कि जो शख्स जो है वो लाइसेंस की कंडीशन की खिलाफवर्जी करता है उसको जो है वो फिर सजा भी होगी, लाइसेंस उसका जाएगा ही, लेकिन उसको जो है वो कैद की सजा और जो है वो जुर्माने की जो सजा है वो भी हो सकती है। तो इस तरह रूल 7 में जो है सबसे जो लाजमी शख्स है शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत, तो उसके जो है वो बताया गया कि कौन शख्स जो है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो बन सकता है। अब इसके बाद जो है वो रूल 8 में आ जाए, तो रूल 8 में ये बताया गया कि जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको जो शादी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो क्या मवाद दिया जाएगा। तो इसमें रूल 8(1) में ये बताई गई चीज कि द यूनियन काउंसिल शैल ऑन पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सप्लाई टू एवरी निकाह रजिस्ट्रार ए बाउंड रजिस्टर ऑफ निकाहनामा in form 2 and a sale bearing the inscription the seal of the निकाह रजिस्ट्रार ऑफ वार्ड XY लिखा हुआ है इधर। तो इसका मतलब होता है कि वार्ड जो है वो जो फॉर X है इसका मतलब होता है कि नंबर, जो वार्ड का जो नंबर है वो क्या होगा, और जो Y है इसका मतलब है कि यूनियन काउंसिल जो है वो कौन सी है। तो उसको जो है वो सील दी जाएगी जिसमें द सील ऑफ द निकाह रजिस्ट्रार ऑफ वार्ड XY, यानी जो है वो वार्ड का जो है वार्ड का नंबर क्या है, यूनियन काउंसिल कौन सी है। तो यूनियन काउंसिल जो है वो शादी रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसी कीमत पर जो कि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो तय कर दे इसके बारे में जो है उसको जो है वो एक रजिस्टर जो है निकाह रजिस्टर देगी जो कि बाउंड होगा, यानी उसको जिल्दशुदा रजिस्टर्ड होगा जो कि फॉर्म 2 की सूरत में होगा। तो ये जो निकाहनामे का जो फार्म है ना, ये इस जो है वो इस जो रूल्स हैं इन्हीं के तहत जो वो प्रिंटेड है, और वो फॉर्म 2 की सूरत में इस जो रूल्स हैं इनके एंड में मौजूद है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो इंग्लिश में है और ये उर्दू में प्रिंट करके जो है वो रजिस्टर्ड दिए जाते हैं, और उसके साथ जो है उसको एक सील दी जाएगी, यानी एक मोहर दी जाएगी जिसपे जो है ये कुंदा होगा कि जो है वो उस पे जो है वार्ड जो है उस वार्ड का नाम जो है और साथ जो है वो यूनियन काउंसिल का जो नाम है वो उस मोहर पे जो है वो कुंदा किया जो है वो मोहर जो है उसकी सूरत में जो है वो मौजूद होगी। तो अभी फॉर्म 2 में आपको एंड में दिखाता हूँ, पहले ये सेक्शन जो रूल 8 है इसको पूरा देख लें। तो एवरी रजिस्टर shall contain 50 leaves consecutively numbered, each leaf having a nikanama in the quadruplicate and the number of leaves shall be certified by the chairman। यानी हर रजिस्टर जो है वो 50 जो है वो लीव्स पर होगा, यानी 50 जो है वो परतों पर होगा जो कि नंबर वाइज कंसेक्टिवली नंबर्ड होंगे, यानी नंबर वाइज होंगे 1 2 3 4 के हिसाब से। और ईच लीव हैव ए निकाहनामा इन द क्वाड्रुप्लिकेट, यानी हर जो उसका जो परत होगा यानी निकाहनामे का हर जो फार्म होगा वो 4 निकाहनामों पर जो है वो चार परतों पर जो है मुश्तमिल होगा। एंड द नंबर ऑफ लीव्स शैल बी सर्टिफाइड द चेयरमैन, और जितने भी जो परत होंगे वो सब जो है वो जो चेयरमैन होंगे उसने जो है उनको सर्टिफाइड किया होगा। ये नहीं कि मेरा रजिस्टर उठा के ले आना है। और हर जो निकाहनामे का परत वहां पर जो है वो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन उसकी मोहर और उसने जो है बकायदा उसको जो है वो तस्दीक करना है, फिर वो जो है वैलिड एक रजिस्टर जो है वो माना जाता है। तीसरी चीज इसमें यह बताई गई कि नॉट विद स्टैंडिंग द पेमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर सब रूल 1 द रजिस्टर्ड एंड द सील शैल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन काउंसिल, यानी कीमत अदा करने के बावजूद भी जो रजिस्टर और सील है वो यूनियन काउंसिल की प्रॉपर्टी होगी। तो ये नहीं कि वो आप उसने रजिस्टर की कीमत दे दी है निकाह रजिस्ट्रार ने और मोहर की उसने कीमत दे दी है, तो वो ये कि कल को ये मेरी मलकियत, तो वो यूनियन काउंसिल को ये सरकारी चीजें होती हैं, ये वापस करनी पड़ती हैं उस वक्त जब जो है यूनियन को किसी का लाइसेंस जो है वो खत्म होता है या लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, यानी निकाह रजिस्ट्रार जो उसकी डेथ हो जाती है या वो वैसे इस काबिल नहीं रहता कि वो जो है अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे सके, यानी उसका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये जो चीज़ें हैं ये वापस करनी पड़ती हैं। तो इस तरह जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको जो शादी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो जो है एक उसको रजिस्टर दिया जाता है और साथ उसको जो है वो मोहर दी जाती है, और उस मोहर पे जो है उस वार्ड का और यूनियन काउंसिल का नाम लिखा होता है। फिर इसके अलावा जो निकाह रजिस्ट्रार होता है उसका जो रजिस्टर होता है उसमें जो है 50 निकाहनामे होते हैं और हर निकाहनामा जो है वो 4 निकाहनामों यानी 4 परतों पर मुश्तमिल होता है। फिर बेशक उसने कीमत देकर ये चीज़ें ली होती हैं, लेकिन ये यूनियन काउंसिल की मलकियत होती हैं, और जब लाइसेंस एक्सपायर हो जाए या मनसूख हो जाए तो यूनियन काउंसिल को वापस करनी पड़ती है। कोई शख्स ये उधर नहीं ले सकता कि भाई मैंने तो इसके पैसे दिए मैं वापस नहीं करूँगा, कतई नहीं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये हमेशा जो है गवर्नमेंट की ही मलकियत होते हैं और किसी को सिर्फ अपना फ़राइज़ सरअंजाम तक जो है वो करने के लिए जो है वो दिए जाते हैं, अमानतन दिए जाते हैं। बेशक जो है इसकी कीमत जो है वो दी जाती है, लेकिन निकाह रजिस्ट्रार ने जो है फीसें भी तो लेनी होती हैं, इसलिए अगर वो कीमत देता है तो उससे जो है वो कुछ अर्न भी करता है। तो इस तरह
जो रूल 8 है उसमें जो है वो निकाहनामे का फार्म के बारे में बताया गया कि जो निकाहनामे का जो फार्म है वो फॉर्म 2 की सूरत में होगा। तो मैंने आपको बताया कि वो उस जो है ये रूल्स जो है इनके एंड में है, तो मैं अभी आपको वो दिखा दूं जरा, उसकी भी मैं पिक्चर लेकर आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो फॉर्म 2 है वो क्या है। ये इंग्लिश में प्रिंटेड है फॉर्म 2, ये अभी आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इंग्लिश में प्रिंटेड है और इंग्लिश में ये जो बाजार में जो निकाहनामे मिलते हैं या निकाह रजिस्ट्रार को जो रजिस्टर मिलता है वो सब जो है वो उर्दू में होते हैं, वो इसी का हूबहू तर्जमा होते हैं, क्योंकि जो हमारी जो आम लैंग्वेज है वो उर्दू हमको इजीली समझ आती है, इंग्लिश तो किसी को बहुत से कम लोगों को समझ आती है, तो इसलिए उसको उर्दू में कर दिया गया। हालांकि ये जो बेसिक उसका जो नमूना है जिससे ये देखकर ये प्रिंट होता है वो इंग्लिश में, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये फॉर्म 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसमें ये देखें ये लिखा हुआ है सी रूल्स 8, 10, 11 एंड 12। यानी रूल 8 में तो इसके बारे में बताया गया, आगे 10, 11 जो है वो भी इसके मुतलका है और 12 जो है वो भी इसके मुतलका है। तो ये इन 4 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए ये फॉर्म जो है ये प्रिंट किया गया है। इसमें ये आप देख लें कि सबसे ऊपर नेम ऑफ वार्ड, फिर नेम ऑफ ब्राइड ग्रूम, एज ऑफ ब्राइड ग्रूम, द नेम्स ऑफ द ब्राइड, वेदर द ब्राइड इज मैडन, और बाकी ये सारी चीजें इसमें ये लिखी हुई। आप किसी भी निकाहनामे को फॉलो करेंगे ना जो उर्दू में होता है तो वो हूबहू इसी का जो है वो तर्जमा होता है। तो ये फॉर्म 2 की सूरत में जो है ये निकाहनामे का जो फार्म है इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स हैं उनमें मौजूद है। अब जो इसके आगे रूल 9 है, रूल 9 में ये बताया गया कि जो शादी जो करवाता है जो निकाह रजिस्ट्रार उसकी जो फीस है वो कितनी लेगा। तो इसके बारे में जो रूल 9 में जो बताया गया कि निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शादी की जो फीस है वो कितनी लेगा। तो इसमें रूल 9(1) में जो सबसे पहले चीज बताई गई कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मैरिज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 5 द निकाह रजिस्ट्रार शैल बी पेड बाय द ब्राइडग्रूम और हिज रिप्रेजेंटेटिव ए रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 2 रुपीज। यानी शादी की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो दुल्हा की जानब से या उसके किसी नुमाइंदे की जानब से जो है वो 2 रुपये जो है वो दी जाएगी, यानी 2 रुपये अदा की जाएगी। और when the door exceeds 200,000 rupees, a fee of calculated at the rate of 1 rupee for every 1,000 or part of 1,000 rupees or such door subject to a maximum fee of 20 rupees। यानी जब जो हकमहर है वो 2,000 रुपये से जो है वो तजावज़ कर जाता है तो जो फीस होगी वो हर 1,000 रुपये पर जो है वो जो है इस हिसाब से जो है वो कलेक्ट होगी कि एवरी एट द रेट ऑफ 1 रुपी, यानी 1 रुपये के हिसाब से जो है वो हर 1,000 रुपये जो है हर 1,000 रुपये पर जो है वो कैलकुलेट होगी और या हर 1,000 के हिस्से पर। और जो सब्जेक्ट टू है मैक्सिमम फी ऑफ 20 रुपीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीस जो है वो 20 रुपये होगी। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो शादी की रजिस्ट्रेशन की जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस है वो 20 रुपये है। और आप एक बंदा सोच के हैरान हो जाता है कि ये फीस 20 रुपये क्यों है। तो ये जो रूल्स हैं इसके तो रूल्स तो 20 रुपये फीस बताते हैं और ये रूल जो है 1961 के हैं और आज तक इनमें तरमीम नहीं हुई। तो चूंकि फीस रूल्स में रख दी गई है, डीसी को या दीगर लोगों को अख्तियार नहीं दिया गया कि वो वक्तन फ़क्तन जो है फीस का जो है वो तयन करते रहें, या गवर्नमेंट के पास भी ये अख्तियार नहीं है, ये रूल्स में है। तो इसलिए फीस जो आज तक सरकारी तौर पर नहीं बढ़ी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सरकारी तौर पर जो है वो शादी रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो 2 रुपये से लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उमूमन हम जो है निकाह रजिस्ट्रार जो लोग होते हैं उनकी हम खिदमत करते हैं, उनको 2,000, 4,000, 5,000, 10, बहुत कुछ लोग इससे ज़्यादा भी दे देते हैं, वो हम वैसे उनकी खिदमत करते हैं। और वैसे भी ये समझ में आता है कि 20 रुपये से तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता, तो फीस 20 रुपये है सरकारी, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा इससे कोई क्लेम कर सकता है। लेकिन लोग खिदमत करते हैं निकाह रजिस्ट्रार की, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। 20 रुपये से क्या होता है, तो 20 रुपये फीस है बहरहाल सरकारी तौर पर रूल 9 सब रूल 1 के तहत। अब रूल 9 में जो है आगे मजीद क्या चीज़ें फीस के बारे में बताई गई वो आप देखते हैं। रूल 9(2) में बताया गया कि ऑफ द फीस रिसीव्ड अंडर सब रूल 1 द निकाह रजिस्ट्रार शैल रिटेन फॉर हिमसेल्फ 80% एंड शैल पे द रिमेनिंग 20% टू द यूनियन काउंसिल। यानी जो फीस उसने वसूल की है उसमें से वो 80% खुद रख लेगा और 20% जो है वो यूनियन काउंसिल को जो है वो दे देगा। यानी अगर उसने जो है वो 10 रुपये लिए हैं तो 8 रुपये वो खुद रख लेगा और 2 रुपये जो है वो यूनियन काउंसिल को दे देगा। इसी तरह ये फीस है। तो यूनियन काउंसिल वाले भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शादी जो उनके पास जब कोई निकाह रजिस्ट्रार जो है उनको जो निकाहनामा भेजता है तो यूनियन काउंसिल वाले भी जो है वो 2%, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20 रुपये का जो है वो 20% देखा जाए तो वो जो है वो 4 रुपये बनते हैं। तो वो 4 रुपये से ज़्यादा जो है यूनियन काउंसिल वाले फीस सरकारी तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इनकी आपस में कुछ होगी होती है, ये जो हर निकाह रजिस्ट्रार है वो हर यूनियन काउंसिल के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ होता है।
जो भी इनकार रजिस्ट्रार जो है वो शादी करवाता है तो वो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को आजकल जो मैंने देखा है वो यही है कि 500 रुपये जाके उसको दे देता है और मुनकार रजिस्ट्रार जो है उसको अपने पास जो है रजिस्टर कर लेता है। पास सेक्रेटरी जो है थोड़ा दंग करके 1000 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी है वो नहीं लेता। लेकिन अगर उसकी भी यूनियन काउंसिल वालों की भी जो फीस देखा जाए, उनको जो क्या फीस मिलनी है शादी का रिकॉर्ड महफूज करने की बाबत, तो वो भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 पे हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 20% फीस जो है उनका हिस्सा होता है और बाकी 80% जो है मुनकार रजिस्ट्रार की होती है। तो इस तरह शादी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसके बारे में ये है। अब रूल जो 9 है इसमें आगे क्या चीज़ बताई गई। अब रूल 9 में जो तीसरी चीज़ ये बयान की गई कि वेयर डावर कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन मनी और पार्टली ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड पार्टली ऑफ मनी, द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी शैल फॉर पर्पसेस ऑफ फीस अंडर सब रूल 1 बी वैल्यूएशन एज सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज। तो जो सब रूल 3 है रूल 9 का, उसमें यही बताया गया कि अगर जो है वो हकमैर जो है वो रुपयों की सूरत में ना हो, वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो, या कुछ रुपयों की सूरत में हो और कुछ हकमैर जो है वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो, तो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की जो है वो कीमत जो है उसका भी तयन करना होता है ताकि हकमैर जो है उसकी जो पता चल सकेगा हकमैर जो है किसी फरीक का क्या है। तो इसके बारे में ये जो है इस रूल में ये प्रिंसिपल तय कर दिया गया कि जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो वही होगी जो कि फ्रीकैन में तय हो जाएगी। अब उसमें ज़्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये इसलिए रखा गया कि जो हकमैर है उसके बाबत जो है मुनकार रजिस्ट्रार जो है वो अपनी फीस ले सके। तो अब एक प्रॉपर्टी अगर किसी ने मकान दिया है किसी को अपना हकमैर में, तो उस मकान की अगर कीमत लिखेंगे तो वही कीमत लिखी जाएगी जो पार्टीज में सेटल हो जाए। यानी एक मकान अगर पार्टीज कहते हैं कि ठीक है ये 5 लाख रुपए का है, तो लिख दिया जाएगा कि हकमैर में मकान मालियती 5 लाख रुपए जो है वो दिया गया, तो हकमैर की जो मालियत है वो 5 लाख रुपए हो जाएगी मालियत के हिसाब से। तो रूल 9 में ये चीज़ जो है वो बयान की गई है। तो इस तरह रूल जो 9 है, जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो रूल्स हैं, उनका जो रूल 9 है उसमें यही जो है वो फीस बताई गई शादी की रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कि 1961 से चल रही है और जो मैक्सिमम जो है वो 20 रुपये है और 2 रुपये से शुरू होती है। तो 2 रुपये से लेकर 20 रुपये फीस है। और ये एक अलहदा बात है कि हम जो है जो नकार रजिस्ट्रार होते हैं उनकी खिदमत करते हैं, उनको जो है कुछ ज़्यादा ही जो है वो दे देते हैं। तो इस तरह जो रूल 7 से लेकर रूल जो 9 तक हैं ये नकार रजिस्ट्रार की बाबत हैं टोटल। यानी कि 7 के तहत जो है वो नकार रजिस्ट्रार जो है वो कौन शख्स बनेगा, और रूल 8 में बताया गया कि नकार रजिस्ट्रार को जो है शादी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मवाद दिया जाएगा, और रूल 9 में ये बताया गया कि नकार रजिस्ट्रार जो है वो शादी की जो फीस है वो जो है वो कितनी लेगा, और साथ ये भी बताया गया कि शादी की फीस जो है वो कौन अदा करेगा। तो ये दूल्हे की जो है वो जिम्मेदारी रखी गई है कि वो शादी की जो फीस है वो अदा करेगा। इसके बाद जो रूल 10 है इसमें बताया गया है कि जो नकार रजिस्ट्रार है वो शादी रजिस्टर्ड कैसे करेगा, यानी वो किस तरीके से जो है वो शादी रजिस्टर करेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया गया है नकार रजिस्ट्रार के लिए, कोई ऐसा मुश्किल तरीका नहीं है। तो रूल 10 में शादी रजिस्टर करने के बारे में जो है वो नकार रजिस्ट्रार को जो है वो क्या तरीका जो है वो अडॉप्ट करने के बारे में जो है बताया गया है। तो वो ये है कि द नकार रजिस्ट्रार शैल इन द केस ऑफ ए मैरिज solemnized by him fill in form 2 in quadruplicate in the register, the persons whose signatures are required in the form shall then sign, and the Nakar registrar shall then affix his signature and seal thereto and keep the original intact in the register. तो शादी रजिस्टर करने के लिए यह है कि अगर नकार रजिस्ट्रार जो है वो खुद शादी करवाता है, यानी खुद नकाह पढ़ाता है, तो वो जो नकार रजिस्ट्रार है वो फॉर्म 2 को फिल करेगा, जो उसके चारों परत हैं चारों परतों को फिल करेगा, जो उसके पास रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में। और ऐसे अशखास जिनके उसको सिग्नेचर की ज़रूरत होती है वो जो अशखास जो हैं वो सिग्नेचर करेंगे, और इसके बाद जो नकार रजिस्ट्रार है वो उस पर जो है वो अपनी जो है वो मोहर जो है उसको लगा देगा, और जो ओरिजिनल है वो अपने पास रख लेगा। और इसके बाद रूल जो इसमें जो बताया गया है रूल 10(2) में, ओरिजिनल अपने पास रखने के बाद द डुप्लीकेट एंड द ट्रिप्लीकेट ऑफ द नकारनामा filled in as aforesaid shall be supplied to the bride and the bridegroom respectively on payment of 50 paisa each, and the quadruplicate shall be forwarded to the union council। यानी जो डुप्लीकेट है यानी उसका जो दूसरा परत है, और जो ट्रिप्लीकेट है यानी उसका जो तीसरा परत है नकाहनामे का जो फिल किया गया है, जैसे ऊपर जो है रूल 10(1) में बताया गया, वो जो है वो दुल्हा और जो दुल्हन है उनको बिल तरतीब दे दिया जाएगा। यानी जो दूसरा परत होता है नकाहनामे का वो दुल्हा को दिया जाता है,
और सॉरी दुल्हन को दिया जाता है, और जो तीसरा पर्द होता है वो दुल्हा को दिया जाता है। और दोनों जो है इसकी कीमत अदा करने के पाबंद होते हैं, जो कि 50 पैसे फी निकाहनामा होती है। तो ये फीस भी पुरानी चल रही है 50 पैसे। तो 50 पैसे जो उसी वक्त जो शादी वक्त जो निकाहनामे का एक पर्द जो सप्लाई किया जाता है ना दुल्हा और दुल्हन को, तो वो ये रूल 10 सब रूल 2 के तहत दिया जाता है, जिसकी जो फीस भी देने के पाबंद होते हैं निकाह रजिस्ट्रार को जो है 50-50 पैसे। तो बाकी जो चौथा पर्द होता है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो यूनियन कौंसिल भिजवा देता है, ताकि यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड में ये आ जाए कि एक शादी हुई है, जो कि जब रजिस्टर मुकम्मल होगा तो पूरा रजिस्टर आ जाएगा। फिलहाल आप जो है ये चौथा पर्द संभाल कर रखें, जब रजिस्टर आपके पास आएगा तो आप ये उसके साथ इसको अटैच करके तो दोनों को आप जो है वो इकट्ठा करके तो आप रिकॉर्ड को हमेशा के लिए जो है वो महफूज कर दें। तो इस तरह शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है वो जो निकाह रजिस्ट्रार होता है जब शादी रजिस्टर करता है, तो दूसरा और जो है वो तीसरा पर्द जो है वो दुल्हन और दुल्हे को देता है, और चौथा पर्द जो है वो यूनियन कौंसिल को भिजवा देता है। फिर तीसरी चीज इसमें जो है वो रूल 10 में ये रखी गई है, बड़ी जबरदस्त चीज इसमें रखी गई कि इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड बाय दिस रूल टू साइन द रजिस्टर रिफ्यूज सो टू साइन, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 200 rupees, or with both। यानी अब निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शादी करवा रहा है, वो जिसके उसको दस्तखत की जरूरत है उसको वो कहता है दस्तखत करो, वो दस्तखत नहीं करता तो ये भी क्योंकि जिम्मेदारी बन जाती है, तो फिर हर शख्स पाबंद है, क्योंकि जो रियासत कानून बनाती है तो हर शख्स को उसके पाबंद कर देती है। अगर कोई शख्स जो है वो निकाहनामे पर रजिस्टर जो है उसके दस्तखत जरूरी हो और वो दस्तखत करने से इनकार करे, तो उसको जो है वो जो है 1 माह तक जो है वो कैद की सजा हो सकती है, और साथ जो है उसको 200 रुपये जो है वो जुर्माना हो सकता है। तो इस तरह जी रूल 10 जो है ये एक बड़ा जो है शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है बड़ा अहम रूल है। इसमें शादी जिस तरीके से रजिस्टर्ड होगी वो बताया गया, यानी निकाह रजिस्ट्रार अगर खुद शादी करवाता है तो वो जो है तमाम फ्री कैन वो निकाहनामे को फिल करेगा, तमाम फ्री कैन के जिनका दस्तखत जरूरी है उनको दस्तखत करवाने के बाद उन पे जो है वो अपनी जो है वो दस्तखत करवा लेगा, और जो असल जो ओरिजिनल है वो अपने पास रख लेगा। यानी जो पहला निकाहनामे 4 निकाहनामों का जो पहला निकाहनामा होता है ओरिजिनल होता है उसको अपने पास रख लेगा, और डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट जो है बिल तरतीब दुल्हन और दुल्हा को दे देगा, और जो चौथा हिस्सा होता है निकाहनामे का वो जो है यूनियन कौंसिल भिजवा देगा। और जिस शख्स को भी जो है वो दस्तखत करने के लिए कहे, जिसके दस्तखत वो जरूरी समझे कि निकाहनामे पर दस्तखत करने जरूरी है, वो दस्तखत करने के पाबंद होंगे। अगर कोई शख्स इनकार करता है तो उसको जो है फिर वो कैद की सजा और जुर्माने की जो सजा है वो हो सकती है। तो ये रूल 10 में रजिस्ट्रेशन का जो है वो एक प्रोसीजर जो है वो बताया गया कि निकाह रजिस्ट्रार अगर खुद शादी करवाता है तो वो क्या प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगा। अब रूल 11 जो है इसके बाद वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल 11 उसके बारे में है कि अगर निकाह रजिस्ट्रार के अलावा दीगर कोई शख्स जो है वो शादी करवाता है, यानी निकाह पढ़ाता है, तो वो शादी जो है वो कैसे रजिस्टर्ड होगी, और ऐसा शख्स जो है वो शादी जो है वो किस तरह जो है वो रजिस्टर्ड करवाएगा। तो अब रूल 11 को देखते हैं। रूल 11 क्या कहता है। रूल 11(1) ये कहता है कि वेयर अ मैरिज इज सोलमनाइज्ड इन पाकिस्तान बाय अ पर्सन अदर देन द निकाह रजिस्ट्रार, सच पर्सन शैल फिल फॉर्म 2 to be had loose on payment of such price as may be determined by the provincial government. The persons whose signatures required in the form shall then sign, and the person solemnizing the marriage then affix his signature to the form and ensure delivery as expeditiously as possible of the same, together with the registration fee to the niqab registrar of the ward where the marriage is solemnized। तो रूल 11 में ये तरीका बताया गया, अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान में किसी ऐसे शख्स जो है वो शादी रजिस्टर करवाता है जो कि निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, तो ऐसा शख्स जो है वो निकाहनामे का फॉर्म को जो है फिल करेगा, फॉर्म 2 को। यानी फॉर्म 2 तो मैंने आपको बताया हुआ है निकाहनामे का फॉर्म होता है, तो वो निकाहनामे का फॉर्म किधर से रहेगा, टू बी हैड लूज ऑन पेमेंट ऑफ सच प्राइस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविंशियल, यानी कि लूज पेमेंट जो है उसको खर्च करने के बाद जो है वो ऐसा पर्त जो है वो हासिल करेगा। और ये जो निकाहनामे के फार्म है ये बाजार से इजीली मिल जाते हैं, ये कचहरी से भी मिल जाते हैं, बुक शॉप से भी मिल जाते हैं, तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। तो वो इनको खरीदेगा बाजार से, और जिन लोगों के जो है उस फार्म में जो है वो दस्तखत जरूरी है उनके वो दस्तखत करवाएगा, और फिर उस पर अपने जो है वो सिग्नेचर करेगा, और उसकी जो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस निकाहनामे को जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है पहुंचाएगा, उस निकाह रजिस्ट्रार को जिसकी वार्ड में जो है वो शादी जो है वो सरंजाम हुई, यानी जिस यूनियन कौंसिल में जो है शादी जो है वो होती है, उस यूनियन कौंसिल का जो निकाह रजिस्ट्रार होता है मुतलका इलाके का,
उसको ये जो है नकार जो ये नकारनामे का जो फार्म है ये पहुंचा रहा हूँ, उसके लिए जो है वो लाजमी होता है, जितनी जल्दी हो सकता है वो पहुंचाएगा इसको। तो जैसे मैंने आपको सेक्शन 5 जो है वो सब सेक्शन 3 में बताया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको फिर कैद की सजा और साथ उसको जो है वो जुर्माने की सजा जो है वो हो सकती है। ये मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले आपको ये बता चुका हूँ। तो इसमें आगे जो है रूल 11 रूल 2 में क्या रखा गया कि अगर जो है इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड बाय दिस रूल टू साइन द फॉर्म रिफ्यूजेस सो टू साइन, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both। तो इसमें भी वही चीज रखी गई कि जो शख्स जो है निकाह रजिस्ट्रार के अलावा जो है वो निकाह पढ़ाता है या शादी करवाता है और निकाहनामे का फॉर्म फिल करता है, तो वो भी जिस शख्स का जरूरी समझे सिग्नेचर करवाने उसको, अगर कोई शख्स उसको निकार करता है तो ऐसे शख्स को भी जो है वो कैद की सजा हो सकती है, जो कि 1 महीने तक कैद की सजा और साथ जुर्माने की सजा हो सकती है, जो कि जो है उसको जो है वो 200 रुपये जो है वो जुर्माने की सजा हो सकती है। तो इसके लिए भी जो है क्योंकि निकाहनामे का जो फार्म है उसको फिल करने की बाबत जो अख्तियार जो है वो निकाह रजिस्ट्रार का है, वही उस शख्स का है जो निकाह रजिस्ट्रार के अलावा दीगर शख्स जो है वो शादी करवाता है, वो निकाहनामा जो है उसको फिल करता है, क्योंकि उसके लिए लाजमी रख दिया गया कि वो निकाह रजिस्ट्रार के अलावा अगर वो शादी कोई शख्स दीगर करवा रहा है तो वो शादी का जो निकाहनामे का जो फार्म है उसको फिल करके तो फिर वो जो है उसको निकाह रजिस्ट्रार को भिजवाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको भी जो है वो सजा हो सकती है। तो इसीलिए अगर उसको जो है किसी की दस्तखत की जरूरत है और कोई शख्स जो है उसको दस्तखत करके नहीं देता तो ऐसे शख्स को भी जो है वो कैद की सजा हो सकती है। तो इस तरह जो रूल 11 है इसमें बिल्कुल प्रोसीजर बता दिया गया कि निकाह रजिस्ट्रार के अलावा जो है अगर कोई शख्स जो है वो शादी करवाता है, निकाह पढ़वाता है, पाबंदी तो नहीं, कोई भी शख्स जो है वो निकाह करवा सकता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का अख्तियार जो है वो निकाह रजिस्ट्रार के पास है। निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको डबल अख्तियार हासिल है, वो शादी करवा भी सकता है और शादी को अपने पास रजिस्टर्ड भी कर सकता है। लेकिन जो दीगर शख्स है वो सिर्फ शादी करवा सकता है, वो शादी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो शादी करवाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाजार से निकाहनामे के फार्म ले, जो कि कीमतन मिलेंगे, इतने महंगे नहीं होते, 100-200 के मिल जाते हैं, 50 रुपए के भी मिल सकते हैं। बाकी हर बंदे ने अपने इसके रेट लगाए होते हैं, लेकिन वो 4 पर तो कितने के भी हो सकते हैं, इतने महंगे नहीं है वो। तो वो निकाहनामे को जो है वो परत लेगा 4, उन निकाहनामे के परतों पे जो है वो दूल्हा दुल्हन के सारे क्वाइफ लेगा, उसको मुकम्मल तौर पर फिल करेगा और जिनके जो है उसको दस्तखत की जो है वो जरूरत है उनके दस्तखत करवाएगा और दस्तखत करवाने के बाद जितनी जल्दी हो सके निकाह रजिस्ट्रार को दे देगा और साथ उस शादी की जो रजिस्ट्रेशन फीस बनती होगी वो भी निकाह रजिस्ट्रार को दे देगा। और निकाह रजिस्ट्रार उसको कैसे रजिस्टर करेगा, ये भी एक प्रोसीजरल सी बात है, ये इसमें क्लियर कट तो नहीं लिखी, वो कैसे लिखेगा, जो करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि उनके पास जो रजिस्टर्ड होता है उसमें जो उनके पास जो परत होते हैं उनके नीचे जो है उनको लगा लेते हैं और हूबहू उसी तरह उनको जो है वो अपने रजिस्टर में जो है वो फिल कर लेते हैं और साथ उस पर जो है वो जो नीचे होता है उसके ऊपर भी अपनी मोहर लगा लेते हैं और ऊपर वाले भी अपनी मोहर लगा लेते हैं और उसको जो है वो रजिस्टर कर देते हैं। जो अपने पास से फिल करते हैं उस पर किसी के दस्तखत नहीं होते, लेकिन जो उनको दीगर शख्स ने भिजवाया होता है उस पर दस्तखत होते हैं, तो वो दस्तखत उधर से हो जाते हैं और फिर उसने निकाह रजिस्ट्रार ने ऐसे ही उसको करना होता है कि उसके जो है वो एक परत जो है उसने वो यूनियन काउंसिल को भिजवाना होता है, उसका चौथा परत ओरिजिनल जो है उसने पास रख लेना होता है और दूसरा और तीसरा जो होता है उसने दूल्हा दुल्हन को जो है वो दे देना होता है। लेकिन दीगर शख्स जो निकाह पढ़ाता है निकाह रजिस्ट्रार के अलावा वो परत नहीं देगा, वो सारे परत जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को देगा। जब वो रजिस्टर्ड होगी शादी तो फिर ही जो है वो परत जो है वो उनको मिलेंगे दूल्हा और दुल्हन को। तो रूल 11 के बाद अब रूल 12 है। रूल 12 जो है ये ऐसी शादी की रजिस्ट्रेशन की बाबत बताता है जो कि पाकिस्तान से बाहर जो है वो सरंजाम पाती है और वो पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तानी मुसलमान शहरी होते हैं। तो रूल 12 जो है इसके बारे में बताता है। तो रूल 12 जो है वो क्या कहता है इसके बारे में, तो रूल 12 कहता है कि इन द केस ऑफ मैरिज solemnized outside Pakistan by a person who is a citizen of Pakistan, such person shall ensure delivery of Form 2 filled in accordance with the provisions of Rule 11 together with the registration fee to the consular officer of Pakistan in or for the country in which the marriage is solemnized, for onward transmission to the Nikah registrar of the ward of which the bride is a permanent resident, and in case the bride is not a citizen of Pakistan, to the Nikah registrar of the ward of which the bridegroom is such resident। यानी अगर कोई ऐसी शादी जो कि पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा शख्स करवाता है जो कि पाकिस्तानी शहरी है, तो ऐसा शख्स जो है वो Form 2 हासिल करेगा, यानी वो Form 2 जो है वो अरेंज करेगा
और वो फार्म टू अरेंज करना कोई इतना मुश्किल नहीं, वो जो है वो पाकिस्तान से भी मंगवाए जा सकते हैं और या पाकिस्तान से बाहर भी वो मिल जाते हैं इजीली, क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तान के रिहायशी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो उधर ये फार्म मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर ना भी मिले तो अरेंज करने हैं उसने, जिस तरह भी जो है वो उनको अरेंज करे, पाकिस्तान से किसी से मंगवाए बेशक, तो उसने फार्म टू जो है यानी निकाहनामे का जो फार्म है उसने उनका जो है वो उनका जो है उसने अरेंज करना है। फिर उसको जो है उसने जो है मुकम्मल तौर पर उसको फिल करना है, यानी जिस तरह रूल 11 के तहत जो है कोई ऐसा शख्स उनको फिल करता है जिनके निकाह रजिस्ट्रार तो नहीं होता लेकिन वो शादी करवाता है, तो इसमें भी वही शख्स जो है जो शादी करवा रहा है उसने इसी तरह उसको फिल करना है। यानी तमाम फ्रीकैन के जो है वो दस्तखत कराने हैं, गवाहों के दस्तखत करवाने हैं, दूल्हा दुल्हन के दस्तखत करवाने हैं, तो वो उनको मुकम्मल तौर पर फिल करने के बाद उस पर अपने दस्तखत करेगा। फिर उसको जो पाकिस्तान की एम्बेसी होती है उस मुल्क में, उस एम्बेसी में जो काउंसलर ऑफिसर होता है पाकिस्तान का, उसको साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी देगा ताकि इसको ये जो है आगे उस वार्ड में भिजवा दिया जाए, उस यानी उस यूनियन काउंसिल की उस वार्ड में जो है भिजवा दिया जाए जहां पर जो है उस दुल्हन की जो है वो रिहाइश है, और उस निकाह रजिस्ट्रार को ये मिल जाए ताकि वो निकाह रजिस्ट्रार जो है इसको जो है वो अपने पास जो है वो रजिस्टर्ड कर ले। लेकिन अगर दुल्हन जो है वो पाकिस्तानी नहीं, यानी कोई शख्स जो है किसी फॉरेनर से शादी करता है, तो फिर ये जो फार्म है, ये निकाहनामे का जो फार्म है उस यूनियन काउंसिल भिजवाया जाएगा जहां का जो है वो दुल्हा जो है वो रिहायशी होता है। तो इसमें पहली चीज ये रखी गई। फिर दूसरी चीज जो है रूल 12 में ये रखी गई कि इन द केस ऑफ ए मैरिज सलमनाइज्ड आउटसाइड पाकिस्तान बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, द ब्राइडग्रूम, एंड वेयर ओनली द ब्राइड इज सच सिटीजन, द ब्राइड शैल फॉर पर्पज ऑफ फाइलिंग इन as far as may be form 2 be deemed to be the person who has solemnized the marriage under sub rule 1। दूसरी चीज इसमें यह रखी गई कि अगर जो शख्स शादी करवा रहा है यानी निकाह पढ़ा रहा है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं, तो फिर ये जो जिम्मेदारी है उसको निकाहनामे को पाकिस्तान भिजवाने की और निकाहनामे को फिल करने की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, तो ये दुल्हा की हो जाएगी। लेकिन अगर दुल्हा भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो फिर ये जिम्मेदारी जो है फिर ये दुल्हन की हो जाएगी। फिर दुल्हन जो है उस निकाहनामे के फार्म को जो है मुकम्मल तौर पर फिल करेगी, तमाम फ्रीकैन का दस्तखत करवाएगी और उसको पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए जो है उसको पाकिस्तान में उस यूनियन काउंसिल में भिजवाएगी जहाँ की वो रहने वाली है। तो इस तरह जो बरूने मुल्क होने वाली शादी है उसके बारे में भी जो है वो रूल 12 में बता दिया गया कि ऐसी शादी जो है जो शख्स करवाएगा वो निकाहनामे के फार्म अरेंज करेगा, निकाहनामे के फार्म को फिल करेगा, फ्रीकैन का दस्तखत करवाएगा, अपने दस्तखत करेगा, फिर उसके बाद जो है उसको पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जो है उस यूनियन काउंसिल में भिजवाएगा, उस यूनियन काउंसिल की उस वार्ड में भिजवाएगा ताकि वो उस निकाह रजिस्ट्रार तक पहुंच जाए जिस निकाह रजिस्ट्रार की हदूद में वो जो दुल्हन है वो रिहायशी है या वो पाकिस्तान में अगर आए तो वो रिहायश पजीर है। लेकिन अगर दुल्हन जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, किसी फॉरनर से किसी ने शादी की है, तो फिर ये दुल्हा की जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पर जो है ये भिजवा दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान में जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो सके। लेकिन इसमें फिर साथ इसमें यह भी बता दी गई रूल 12(2) में ये चीज़ कि अगर जो शख्स शादी करवा रहा है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, यानी कोई फॉरनर है लेकिन उसको निकाह पढ़ाना आता है, वो मुसलमान है और वो किसी मुसलमान फैमिली का जो है वो यानी मुसलमान जो लड़की और लड़के की जो है वो शादी करवाता है, तो वो जो है शादी तो उसने करवा दी, ये ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं भिजवा सकता। तो ऐसी सूरत में अगर जो दुल्हा है उसकी ये जो जिम्मेदारी जो है वो कायम हो जाती है कि फिर जो है वो निकाहनामे के फार्म को अरेंज करे, उनको फिल करे, फिल करने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसको जो है वो उस पर दस्तखत करे, तमाम फ्रीकैन का दस्तखत करवाए, अपने भी दस्तखत करवाए और उसको पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए जो है वो पाकिस्तान में भिजवाए। लेकिन अगर दुल्हा जो है जो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो फिर ये सारी जिम्मेदारी जो है वो दुल्हन पर मुंतकिल हो जाती है कि दुल्हन जो है ये सारे काम करे ताकि जो निकाहनामे का फार्म है वो पाकिस्तान पहुँच जाए और जो शादी है उसकी जो है पाकिस्तान में जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो एक प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह इसमें मुकम्मल जो है वो प्रोसीजर बताया गया कि किस तरह जो है कोई ऐसा शख्स जो है जो पाकिस्तान से बाहर शादी करवाता है उसकी जो है वो शादी जो है पाकिस्तान में किस तरह रजिस्टर्ड होगी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका जो है वो बताया गया है। फिर रूल 12 के बाद जो है वो रूल 13 जो है वो निकाह रजिस्ट्रार है उसकी जिम्मेदारियों की बाबत है, यानी जब उसको निकाहनामे के फार्म मिलते हैं तो उसकी जो है वो जिम्मेदारी क्या होती है। तो रूल 13 जो है वो क्या कहता है, रूल 13 कहता है कि ऑन रिसीप्ट ऑफ फॉर्म 2 अंडर रूल 11 और 12 the निकाह रजिस्ट्रार shall proceed
in the manner provided in Rule 10 as if the marriage had been solemnized by him। तो रूल 13 जो है वो कहता है कि अगर निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको रूल 11, यानी रूल 11 का मतलब जो मैंने भी आपको बताया ये है कि उस कोई ऐसा शख्स शादी करवाए पाकिस्तान में जो कि निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, या फिर रूल 12 यानी कोई ऐसा शख्स बरूने मुल्क शादी करवाए जो कि वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, तो वो जो है वो करवाता है, उसको फॉर्म 2 मिलता है रूल 11 और रूल 12 के तहत। तो निकाह रजिस्ट्रार जो है इसी तरह जो है उसको करेगा जैसे ये शादी जो है उसने आज खुद करवाई है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें निकाह रजिस्ट्रार करता क्या है कि वो फार्म जो है वो अपने रजिस्टर में लगा लेता है, और एक जो निकाहनामे का जो परत होता है उसके पास होता है, उनको जो है वो हूबहू उसी तरह अपने पास फिल कर लेता है, और उस तरह उस निकाहनामे को उसके पास जो है वो 8 परत हो जाते हैं, क्योंकि उसने उसको अपने रजिस्टर का हिस्सा बनाना होता है। रूल 11 और 12 के तहत जो है उसको जो परत मिले होते हैं वो तो असली होते हैं, उनमें फ्रीकैन के दस्तखत होते हैं, लेकिन साथ उसके पास जो अपना परत होता है उसमें भी सारे वो कोई फिल करके तो एक निकाहनामा उसका जो है फिर जो है वो उस शादी की रजिस्ट्रेशन से जो है वो मुकम्मल हो जाता है, यानी एक निकाहनामा उसका जो है उसमें जो है इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही इसमें यह बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट वेयर द मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड विद इन हिज जुरिस्डिक्शन इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द निकाह रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द नेसेसरी पर्सन। यानी साथ इसमें एक प्रोविजो बताई गई कि इसके अलावा शादी जो है अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में हुई है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री कैन के जो है वो दस्तखत हासिल करे। मसलन अगर जो शादी है वो उसकी यूनियन काउंसिल में हुई है लेकिन वो किसी दीगर शख्स ने पढ़ाई है तो उस पर कोई दस्तखत कम है, तो ये फिर वो दस्तखत जो है वो लेने का पाबंद होता है। अगर कोई दस्तखत कम है वो शख्स को कहेगा फिर दस्तखत मुझे मुकम्मल करवा के दो। लेकिन अगर जो शादी है वो उसकी हदूद में नहीं हुई, यानी वो बरूने मुल्क हुई है, तो फिर ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दस्तखत रह भी गया है तो वो दस्तखत ले, उसके बाद जैसा निकाहनामा आएगा उसको वैसे ही जो है वो अपने रिकॉर्ड में जो है वो रजिस्टर्ड कर लेगा। तो इस तरह शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल तौर पर बताया गया, जिसमें रूल 10 और रूल 11 और रूल 12 जो हैं ये तीनों जो हैं ये एक जो है वो लाजमी चीज़ें हैं। रूल 10 तो वो है कि जिसमें निकाह रजिस्ट्रार जो है वो आज खुद शादी करवाता है और उसको खुद ही रजिस्टर कर लेता है, और रूल 11 वो है जिसमें जो है कोई दीगर शख्स जो है वो शादी करवाता है। पाकिस्तान में जो निकाह रजिस्ट्रार नहीं होता तो वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है फिर वो सारी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो निकाह फार्म जो है वो भेजने का पाबंद होता है। और रूल जो है वो बरूने मुल्क होने वाली शादी के बारे में है कि जो बरूने मुल्क शादी होगी वो भी जो है मुकम्मल करके जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है वो भिजवाई जाएगी ताकि निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर ले। और रूल 13 में ये चीज़ बताई गई कि जब निकाह रजिस्ट्रार के पास जो है कोई निकाहनामे का फार्म पहुंचते हैं तो उसमें वो जो है वो ऐसे ही प्रोसीड करेगा जैसे ये शादी जो है उसने खुद करवाई है, और उसको उसी तरह बिल्कुल रजिस्टर करेगा जिस तरह वो खुद जो है वो शादी जो है वो रजिस्टर करता है। जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि वो अपने एक निकाहनामे के फार्म के साथ वो निकाहनामे का परत लगा देगा और तमाम को उसमें लिख कर हूबहू उसकी कापी बना के तो उसको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लेगा। और अगर जो है उसकी हदूद के बाहर शादी हुई है तो निकाहनामे जैसा उसके पास आएगा ऐसा ही उसको रजिस्टर कर लेगा, उसके लिए कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं कि वो जाकर दस्तखत करवाता रहे। लेकिन अगर उसकी हदूद में किसी ने शादी करवाई और उसको निकाह रजिस्ट्रार जो है निकाह रजिस्ट्रेशन के लिए निकाहनामे का फॉर्म भेजा है तो कुछ दस्तखत कम है तो उधर वो करवाने का पाबंद है। तो इस तरह ये शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है इसके जो रूल्स में जो है मुकम्मल जो है इसका तरीका जो है वो बताया गया है। अब इसके बाद जो रूल 18, रूल 19 और रूल 20 जो है वो रिकॉर्ड को महफूज करने और नकूल को हासिल करने के तरीकाकार के बारे में है, और नकूल हासिल करने की जो फीसें हैं उसके बारे में है, और साथ ये बताया गया है कि जो ये फीस है ये किस तरह अदा की जाएगी। तो रूल 18 जो है ये शादी की रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है उसको महफूज करने की बाबत है, जिसमें ये बताया गया है कि यूनियन काउंसिल जो है वो रिकॉर्ड जो है वो किस तरह महफूज करेगी और उसमें जो है वो क्या तरीकाकार जो है वो अपनाएगी। तो रूल 18 सब रूल 1 जो है वो ये कहता है कि द quadruplicate of the nikahnaama forwarded by nikah registrar under sub rule 2 of rule 10 shall be preserved in the office of the union council until such time as the register containing the original is on being completed deposited by the nikah registrar in such office। यानी जो चौथा परत है निकाहनामे का जो कि
सब रूल 2 रूल 10 के तहत जो सरकार रजिस्ट्रार जो है वो यूनियन कौंसिल में भिजवाता है, यानी जब वो कोई शादी रजिस्टर्ड करता है तो लाजमी सी बात है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो उसमें जो है वो ओरिजिनल अपने पास रख लेता है, दूसरा पर्त जो है वो दुल्हन को दे देता है, तीसरा पर्त दुल्हा को दिया जाता है, और चौथा पर्त जो है वो निकाहनामे का वो यूनियन कौंसिल में भिजवा देता है, क्योंकि निकाहनामा जो होता है ये 4 परतों पर है। तो जो यूनियन कौंसिल जो है ये चौथा पर्त जो उसके पास आया होता है, इसको उस वक्त तक जो है वो अपने पास महफूज रखती है जब तक जो है ओरिजिनल जो होता है वो रजिस्टर समेत जो है रजिस्टर मुकम्मल होने पर जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो नहीं भिजवा दिया जाता। तो फिर जो सब रूल 2 है, रूल 18 का, वो कहता है कि द कंप्लीट रजिस्टर सो रिसीव्ड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, यानी जो कंप्लीट रजिस्टर यूनियन कौंसिल जो है वसूल करती है उसको फिर जो यूनियन कौंसिल है वो हमेशा के लिए महफूज कर दे, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो है वो हमेशा के लिए जो है वो महफूज कर दिया जाएगा, उसको महफूज करने की जो जिम्मेदारी है वो यूनियन कौंसिल पर है। इन द ऑफिस ऑफ द यूनियन कौंसिल देयर शैल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड एन इंडेक्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर and every entry in such index shall be made so far as practicable immediately after the nikah registrar has made an entry in the register। तो सब रूल 3 जो है रूल 18 का, वो ये कहता है कि यूनियन कौंसिल जो है वो तैयार करेगी और बरकरार रखेगी एक इंडेक्स जो है जो ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर, हर रजिस्टर के जो कंटेंट्स होते हैं, यानी जो एक निकाह रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर होता है उसके जो कंटेंट्स होते हैं, यूनियन कौंसिल उसके बारे में जो है वो एक इंडेक्स तैयार करेगी, और उसमें जो हर एंट्री जो है वो जितनी जल्दी उनके लिए जो है वो मुमकिन हो सके उसमें जो है वो उस इंडेक्स में जो है वो दर्ज करेगी। हर वो एंट्री जो एक निकाह रजिस्ट्रार जो है वो अपने रजिस्टर में करता है, तो इसलिए यूनियन कौंसिल के लिए जो है वो एक इंडेक्स बनाना जो है वो रूल 18 सब रूल 3 के तहत जो है वो लाजमी चीज रखी गई। फिर रूल 18 सब रूल 4 में ये बताया गया कि द अफोरसेड इंडेक्स शैल कंटेन द नेम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड फादर्स नेम ऑफ ईच पार्टी टू एवरी मैरिज registered within the union or town as the case may be, and the dates of the marriage and registration। यानी जो यूनियन कौंसिल है जो वो इंडेक्स बनाएगी, उस इंडेक्स में जो है वो फ्रीकैन का नाम व पता, उनकी वल्दियत लिखेगी, और फिर जो है उनकी जो शादी जो है वो जिस तरीक को हुई है वो शादी की तरीक लिखेगी, और जिस तरीक को शादी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है वो सब चीज़ें जो है वो इस इंडेक्स में जो है वो लिखेगी, ताकि एक इंडेक्स देखने से ही जो है वो सारी बात का जो है पता चल जाए और आगे से जो है रिकॉर्ड को जो है वो मुलाजा किया जा सके। तो इस तरह जो रूल 18 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं वो यूनियन कौंसिल को जो है वो रिकॉर्ड महफूज करने की बाबत जो है वो बताता है कि यूनियन कौंसिल जो है वो रिकॉर्ड जो है वो किस तरह महफूज करेगी। तो जिसमें सिंपल सा ये है कि जो रिकॉर्ड रजिस्ट्रार जो होता है जब उसके पास रजिस्टर आता है तो उसमें 50 परत होते हैं, जब उसके जो है वो निकाहनामे के 50 परत जो है वो सारे निकाह यानी 50 निकाह वो करवा लेता है तो उसका रजिस्टर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। फिर ये नहीं कि वो रजिस्टर अपने पास ही रख देगा, उसको फौरी वो यूनियन कौंसिल भिजवाएगा, और यूनियन कौंसिल जो है वो ऐसे रजिस्टर को जो है फिर हमेशा के लिए जो है महफूज कर लेगी, और इससे पहले जो उसके पास चौथा परत आया होता है वो भी उसने महफूज रखना होता है। और ये जो पाकिस्तान में साल 1961 से जो है ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो है ये नाफिज अमल है, और साल 1961 से लेकर आज तक तमाम जो निकाहनामे हैं वो यूनियन कौंसिल में जो है जो रजिस्टर हो चुके हैं वो महफूज हैं, कोई भी जो है वो ज़ाया नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई मकबूल वजह हो कोई ज़ाया होने की, यानी कोई बारिश हो गई या कोई आग लग जाए तो वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर दीदा दरस्ता या यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी के गफलत की वजह से कोई निकाहनामे का रिकॉर्ड ज़ाया हो जाए तो ऐसे सेक्रेटरी के खिलाफ जो है फिर वो कार्रवाई हो जाती है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। तो इसलिए रूल 18 सब रूल 2 के तहत जो है रिकॉर्ड को हमेशा के लिए जो है वो महफूज करना ज़रूरी है। फिर यूनियन कौंसिल जो है ऐसे जो जब रिकॉर्ड उसके वो मेंटेन करती है तो उसके लिए ये भी चीज़ लाजमी रखी गई कि वो एक इंडेक्स बनाए, और इस इंडेक्स में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हर वो एंट्री फौरी करे। जो कोई निकाह रजिस्ट्रार जो है वो जैसे ही जो है वो अपने रजिस्टर में करता है, यानी जब जैसे ही उनके पास जो है वो एक चौथा परत आता है तो वो जो उन्होंने इंडेक्स बनाया होता है उस इंडेक्स में जो है वो उस परत के मुताबिक जो है वो एंट्री कर दे। और एंट्री क्या करनी है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन के जो है मुकम्मल नाम बमा वल्दियत व पताजात जो है वो लिखने हैं, और उसमें शादी की रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखनी है,
और साथ जो है शादी होने की तारीख भी लिखनी है, क्योंकि शादी की रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है वो लेट भी हो सकती है, लेकिन शादी की रजिस्ट्रेशन जो शादी होने की तारीख है वो लैदा हो सकती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अब जो शादी है वो निकाह रजिस्ट्रार के अलावा किसी दीगर शख्स ने करवाई है, तो लाजमी सी बात है वो उसी दिन तो रजिस्टर्ड नहीं होगी। वो जब निकाह रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगी तो तब रजिस्टर होगी। तो फिर निकाहनामे पे 2 तारीखें लिखी होंगी। शादी एक तो शादी होने की तारीख होगी, यानी शादी किस तारीख को सर अंजाम पाई, और दूसरा जो है शादी रजिस्ट्रेशन की तारीख होगी। तो ये इंडेक्स में ये जो है ये चीज़ें उस जो यूनियन कौंसिल वाले जो हैं उन्होंने ये दर्ज करनी है। तो इसलिए रिकॉर्ड जो है वो हमेशा के लिए महफूज करेंगे और उस हर रिकॉर्ड का वो एक इंडेक्स भी बनाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब रूल 19 जो है ये नकूल हासिल करने के बारे में है कि कोई शख्स जो है किसी इंडेक्स की या रजिस्टर की जो है वो नकूल कैसे हासिल कर सकता है, ये रिकॉर्ड जो है वो यूनियन कौंसिल में कैसे जो है वो मुलादा कर सकता है। तो यूनियन कौंसिल में जो रिकॉर्ड मुलादा करने का और नकलें हासिल करने का जो तरीका है वो रूल 19 में बताया गया है, जिसमें रूल 19(1) जो है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रीवियस पेमेंट ऑफ द फीस प्रेस्क्राइब्ड इन सब रूल 2 and 3। इसी रूल 19 का जो सब रूल 2 and 3 है उसमें जो है उसके मुताबिक जो फीसें अदा करने के बाद द इंडेक्स एंड द रजिस्टर शेल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स be open to inspection at the office of the Union Council by any person applying to inspect the same, and copies of entries in the index and the register duly signed and sealed by the chairman shall be given to all persons applying for the such copies। यानी फीसें अदा करके जो कि रूल 2 और 3 रूल 2 और रूल 3 के तहत जो रूल 19(1) का जो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, इसके तहत फीसें अदा करके कोई भी शख्स जो है वो किसी भी जो है रीजनेबल टाइम में अप्लाई कर सकता है इंडेक्स को मुलादा करने का, फिर अप्लाई कर सकता है ऐसी कापीज हासिल करने के लिए जो कि वो इंडेक्स को मुलादा भी कर सकता है और उसकी कापी भी ले सकता है। और जो कापी जो लेगा वो चेयरमैन बाकायदा उसको जो है उस पर जो है अपनी मोहर लगा कर देगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर जिस शख्स को भी गवर्नमेंट ने अख्तियार दिया होता है वो शख्स जो है वो अपनी मोहर लगाकर जो है वो ऐसी नकल जो है वो जारी करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन जो है ये अमूमन टाइमली नहीं होते, तो इसलिए चेयरमैन के अलावा अक्सर दीगर शख्स के पास ही जो है वो अख्तियार होते हैं। तो फिर कोई भी शख्स जो है इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि वो इंडेक्स को मुलादा भी कर सकता है और उसकी कापी भी जो है हासिल कर सकता है। अब इसकी फीस क्या होगी, तो ये रूल 2 और रूल 3 में बताया गया है। तो द फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एन इंडेक्स और रजिस्टर शैल बी 50 पैसा। रूल 2 में फीस बताई गई है कि जो कि 50 पैसे है। यानी कोई शख्स जो है वो अगर रजिस्टर का मुलादा करना चाहता है या वो जो है उसको इंडेक्स का जो है मुआयना करना चाहता है तो उसको जो है 50 पैसे जो है फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। फिर आगे साथ रूल 3 में बताया गया है कि कापी की नकल क्या होगी, यानी जो अटेस्टेड कापी कोई शख्स लेना चाहता है तो उसमें बताया गया है रूल 3 में द फी फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल और एनी ऑफ द एंट्रीज रिलेटिंग टू द मैरिज शैल बी फॉर दोज इन इंडेक्स 50 पैसा। यानी अगर किसी ने इंडेक्स की किसी एंट्री की जो है वो नकल लेनी है तो उसकी जो फीस है वो 50 पैसे है। फॉर दोज इन रजिस्टर, अगर कोई शख्स जो है किसी रजिस्टर की यानी किसी निकाहनामे की नकल लेना चाहता है तो वो जो है वो कितनी है, वो 2 रुपये है। यानी निकाहनामे की नकल लेने की जो फीस सरकारी है वो 2 रुपये है और इंडेक्स की नकल लेने की फीस जो है वो 50 पैसे है, जो कि रूल 19 सब रूल 3 के तहत है। आगे इसमें जो है रूल 4 है, ये रूल 19 का ही, इसमें क्या लिखा है कि फी पेएबल अंडर दिस रूल शेल बी क्रेडिटेड टू द काउंसिल। यानी जो इस रूल के तहत फीसें काबिल अदा है वो यूनियन काउंसिल में दी जाएंगी। ये नहीं कि वो कहीं और जाके जमा करवाई जाएंगी, किसी बैंक में नहीं जमा करवाई जाएंगी, वो यूनियन काउंसिल में ही दे दी जाएंगी और उधर से ही वो नकलें भी ले ली जाएंगी और इंडेक्स भी जो है वो मुलाजा कर लिया जाएगा। तो इस तरह जो रूल 19 है वो नकलें हासिल करने के बारे में और फीसों के बारे में बताता है। तो जो कोई भी शख्स जो है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है ना ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है हमेशा पब्लिक के लिए ओपन होता है और कोई भी शख्स जो है वो कभी भी किसी भी यूनियन काउंसिल में इंडेक्स का जो है वो मुआयना कर सकता है और उसकी जो है मुसद्दका नकल भी ले सकता है। और फीसें मैंने अभी आपको बता दी कि जो है मुआयना करने की फीस जो है 50 पैसे है और इंडेक्स की नकल की फीस भी 50 पैसे है और अगर किसी ने जो है निकाहनामे की जो नकल लेनी है तो उसकी फीस जो है वो 2 रुपये है। और ये फीसें आप देखें ये पुरानी फीसें चल रही हैं, 1961 की ये फीसें चल रही हैं, आज की फीसें नहीं। अगर आज के दौर में ये होती तो ये कुछ बढ़ चुकी होती, क्योंकि 2 रुपये और 50 पैसे फीस तो आज के दौर में बहुत कम है। 2 रुपये का तो अब कोई ऐसा कोई जो है कायम भी मुश्किल से मिलता है, नोट तो वैसे ही बहुत देर पहले का ख़त्म हो चुका है।
तो ये फीसें 1961 के लिहाज में आज तक कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं हुई, तो इसलिए जो इसके बारे में जो लॉ है वो यही है कि जो फीस जो है 50 पैसे होगी या फिर वो मैक्सिमम जो है वो 2 रुपये फीस होगी। और ये फीस जो है ये यूनियन कौंसिल में अदा की जाएगी, या किसी बैंक वगैरह में या किसी डाकखाने में जमा नहीं करवाई जाएगी। यूनियन कौंसिल में ही नकद दे दी जाएगी और ये नकलें जो है वो ले ली जाएंगी। और फीसें मैं आपको बता दूं कि अब 2 रुपये तो कोई फीस नहीं लेता, कुछ ज़्यादा ही वो लेते हैं, वैसे ही वो ले लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है उधर बैठे होते हैं। और पाकिस्तान का जैसा माहौल है, थोड़ी सी फीस लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं, लोग दे भी देते हैं खुशी से, क्योंकि इतनी कम फीस जो है वो अगर 100-200 देना भी किसी को पड़ जाए तो कोई आजकल के दौर में कोई इतना को मसला नहीं समझता। और बाकी बहुत से इदारों ने जिन्होंने जो बर वक्त जो है वो खूनसाजी की है, वो फीसें उन्होंने अपनी रीजनेबल कर ली हैं, लेकिन इधर आज भी जो है वो सरकारी फीस कम है। अब रूल 20 आ जाता है इसके बाद। तो रूल 20 में जो है वो क्या चीज़ बताई गई कि ये जो फीसें हैं ये किस तरह यानी किस सूरत में जो है वो अदा की जाएंगी, यानी किस तरीके से ये जो यूनियन कौंसिल में जो है ये फीसें जो है ये अदा की जाएंगी। तो रूल 20 क्या कहता है? Accept fees payable to the NACAR registrar or the Union Council under the provisions of Rule 9, 10, 15 and 19 which shall be paid in cash. All fees payable under these rules shall be paid in non-judicial stamps। यानी जो फीस जो है वो नकार रजिस्ट्रार को दी जाती है, यानी जब शादी रजिस्टर होती है तो नकार रजिस्ट्रार को जो दुल्हे की जानब से शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो फीस दी जाती है, या जो फीसें जो है यूनियन कौंसिल को जो है वो रूल 9 के तहत जो है वो दी जाती हैं। यानी रूल 9 के तहत कौन सी फीस होती है? रूल 9 के तहत वो फीस होती है जो नकार रजिस्ट्रार अपनी फीस में से 20% जो है वो यूनियन कौंसिल को देता है। या रूल 10 के तहत जो है वो जो फीस दी जाती है जो कि नकार रजिस्ट्रार जो फीस वसूल करता है दूल्हा और दुल्हन से, नकार उसकी कापी देने की जो नकारनामे की जो कापी देता है दूल्हा दुल्हन को, वो फीस। या फिर रूल 15 जो है ये वैसे शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत नहीं है, ये जो एक अलहदा चीज़ है पॉलीगैमी, यानी एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त की जो दरख्वास्त होती है उसकी बाबत रूल 15 है, तो उसकी जो फीस होती है। या रूल 19 के तहत जो अभी हम रूल 19 को हमने अभी पीछे पढ़ा, तो या रूल 19 के तहत जो फीसें होती हैं ये तमाम फीसें जो है वो ये नकद में दी जाती हैं, जबकि इसके अलावा जितनी भी फीसें होंगी वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स की सूरत में, यानी जो टिकटें होती हैं जो कचहरी से मिलती हैं उन टिकटों की सूरत में जो है वो फीसें होंगी। या डाकखाने से भी टिकटें जो है मिल सकती हैं, तो इन टिकटों की सूरत में जो है फीसें दी जाएंगी। लेकिन जो नकार रजिस्ट्रार शादी रजिस्ट्रेशन की फीस लेता है, या जो फीस जो है वो रूल 9 के तहत जो है वो यूनियन कौंसिल को देता है, या रूल 10 के तहत जब वो शादी रजिस्टर्ड करता है और दूल्हा दुल्हन से फीस लेता है, या रूल 15 के तहत जो फीस अदा की जाती है जो एक दरखास्त दी जाती है दूसरी शादी की इजाज़त की वो, या रूल 19 के तहत जो नकलें लेने की जो है फीसें जो होती हैं वो ये सब नकद दी जाएंगी। बाकी तमाम फीसें जो है वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स की सूरत में जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो अदा की जाएगी। तो इस तरह ये शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है वो बेसिक लॉ को हमने देखा, उसके प्रोसीजर को हमने देखा और डिटेल से इसको जो है वो डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए ये जो है ये हेल्पफुल होगी। अब एंड में जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको लोग आमतौर पर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो जो है शादी ये निकाहनामे के दर्ज होने के बाद बनता है। और इसके बारे में ये है कि ये नादरा का जो रिकॉर्ड होता है उसमें ये जो है ये इसको अपडेट कर दिया जाता है। और इसका तरीका सिंपल सा होता है कि जब किसी की शादी हो जाती है, यानी उसका जो निकाहनामा जो उर्दू में जो एक निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको फिल करता है, वो फिल होने के बाद जो है वो यूनियन कौंसिल में वो शादी जो है रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसकी बुनियाद पर ये निकाह जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी बुनियाद पर ये बनता है। क्योंकि जो नादरा लाज है पाकिस्तान में उसमें चीज़ ये मैंडेटरी रखी गई है कि कोई भी जो पाकिस्तान में शादी होती है या किसी की जो है वफात हो जाती है या किसी की पैदाइश होती है या किसी की तलाक हो जाती है, तो इन चारों चीज़ों का जो इंदराज है वो नादरा के रिकॉर्ड में जो है वो करवाना ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यूनियन कौंसिल से बनता है, इसकी जो फीस है वो यूनियन कौंसिल वाले ही ले लेते हैं, लेकिन वो नादरा के जो उनके पास जो भी अकाउंट होता है उधर ये जमा करवा देते हैं। आजकल ये फीस जो है ये मुख्तलिफ वैरी करती है, लेकिन मुख्तलिफ हालात में वैरी करती रहती है, लेकिन आजकल ये जो फीस है ये 200 रुपये है। तो अगर किसी का जो है शादी हो चुकी है और उसका यूनियन कौंसिल में जो है वो निकाहनामा रजिस्टर्ड है, तो जिस यूनियन कौंसिल में निकाहनामा उसका रजिस्टर्ड है उधर जाकर जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड अपना और अपनी बीवी का ले जाए, तो यूनियन कौंसिल वाले जो है अपने रिकॉर्ड से उन शनाख्ती कार्डों को टैली करके और वो अपने रिकॉर्ड से टैली करके तो एक फार्म फिल करके तो नादरा में अपडेट कर देते हैं और फ़ौरन जो है उधर से जो है वो निकाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो निकल आता है।
तो इसको निकाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। लेकिन निकाह रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए पहले निकाहनामे का होना ज़रूरी है, यानी पहले शादी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, और उस शादी की रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, जो कि नादरा के साथ नादरा लाज के मुताबिक जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो अपडेट करना ज़रूरी होता है, और उसी के मुताबिक जो है वो अपडेट कर दिया जाता है, जो कि फिर जो है वो एक साइड पे इंग्लिश में होता है और एक साइड में उर्दू में होता है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको ज़रा सूरत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि निकाहनामा जो है पाकिस्तान में ये तो टोटल उर्दू में होता है, जबकि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में होता है। और इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश ज़बान जो है वो इजीली समझी जाती है, तो इसलिए इस मैरिज रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर जो है ये इजीली जो है किसी की भी मैरिज को जो है वो उसका तयन किया जा सकता है, उसका पता चल जाता है। तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये भी निकाहनामे के बाद जो है ये फर्दर मिलता है। फिर इसके अलावा मैंने आपको शुरू में शादी की जो है वो 4 किस्में बताई दी। अरेंज मैरिज, ये तो आपको पता है कि अरेंज मैरिज वो होती है जो अरेंज घर वाले तय करते हैं फ्री कैन की, तो वो उनकी शादी करवा देते हैं, उधर वो निकाह रजिस्ट्रार को बुला लेते हैं, और निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शादी जो है वो करवा के तो अपने निकाहनामे को फॉर्म को फिल करता है और उसको रजिस्टर कर देता है। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बताई थी जो कोर्ट मैरिज जिसको कहते हैं या लव मैरिज जिसको कहते हैं, जो कि कचहरी में होती है, घर वालों की मर्जी के बगैर होती है। अब एक बंदा ये सोचता है कि ये कैसे रजिस्टर्ड होती है, तो इसमें ये मैं आपको बताऊं कि जो कचहरी होती है ना, उधर निकाह रजिस्ट्रार जो हैं वो बैठे होते हैं और वकीलों के उनसे राब्ते होते हैं लोग, क्योंकि कचहरी में शादी करवाने के लिए किसी वकील के पास जाते हैं, किसी निकाह रजिस्ट्रार के पास नहीं जाते। तो वकीलों के उनसे राब्ते होते हैं, वो किसी निकाह रजिस्ट्रार को बुलाते हैं, और वो निकाह रजिस्ट्रार जो होता है वो दुल्हन का एक फर्जी ड्रेस जो अपनी यूनियन कौंसिल की हदूद में दिख लेता है, और उस ड्रेस की बुनियाद पर जो है वो उसकी शादी जो है वो अपने निकाहनामे का जो रजिस्टर होता है उसमें रजिस्टर करके तो उसकी जो नकलें हैं जो वो दे देते हैं। बाद में वकील साहब जो है उस निकाहनामे की बुनियाद पर कोर्ट में फ्री करने का बयान करवाते हैं, जी हमने अब मर्जी से शादी की है, हमारे वालिदैन जो है वो हमें शादी नहीं करना देना चाहते थे, तो हमने मर्जी से शादी कर लिया, अब ये हमारी जान के दुश्मन बन गए, हमें तफज़ दिलाया जाए। तो इस तरह वो जो शादी होती है कचहरी में, जिसको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कहते हैं, वो भी जो है वो इस तरह ही रजिस्टर्ड होती है, वो भी एक निकाह रजिस्ट्रार ही करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो कचहरी की हदूद में होते हैं और उनका वकीलों से रब्ता होता है, और वो अपने इलाके की हदूद में उस दुल्हन का जो है कागजी ड्रेस लिख के तो उसको जो है वो अपने पास जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं। और जो बरूने मुल्क होने वाली शादी के बारे में मैंने जो आपको बताया था वो तो मैंने डिटेल आगे डिस्कस कर ही दिया है, जिसके बारे में जो रूल 12 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस रूल्स का, वो बताता है कि जो बरूने मुल्क शादी होगी वो बाहर ही निकाहनामे का अरेंज किया जाएगा और फिल करके निकाहनामे के फार्म को पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए पाकिस्तान में भेजा जाएगा, और वो पाकिस्तान में जिस यूनियन कौंसिल का दुल्हा अगर दुल्हन हो तो फिर दुल्हन की यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड होगी, और दुल्हन नहीं होगी तो फिर वो उधर रजिस्टर्ड होगी जिधर का दुल्हा रहने वाला होता है। तो फिर उस निकाह रजिस्ट्रार के पास वो पहुंचती है और वो उसको अपने रजिस्टर में रजिस्टर करके तो रिकॉर्ड जो है वो यूनियन कौंसिल में भेज देता है। तो इस तरह ये 3 किस्मों की। चौथी किस्म है अब टेलीफोनिक शादी की। ये जो टेलीफोनिक शादी होती है ना, इसमें एक फरीक तो होता है वो एक शहर में, दूसरा फरीक दूसरे शहर में भी हो सकता है या बरूने मुल्क भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि एक फरीक जो होता है उसके पास तो निकाह रजिस्ट्रार बैठा होता है, तो जिसके पास निकाह रजिस्ट्रार बैठा होता है या जिसके पास निकाहनामे होते हैं वो तो उधर ही निकाहनामे पर साइन कर देता है। अब जो दूसरा फरीक है जो बरूने मुल्क बैठा है या दूसरे शहर बैठा हुआ, उसके पास तो निकाह रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ, वो फिर क्या होता है उधर जिधर निकाह रजिस्ट्रार बैठा होता है वो जो बरूने मुल्क शख्स बैठा होता है उसका उधर जिधर निकाह रजिस्ट्रार बैठा उधर एक नुमाइंदा मुकर्रर किया जाता है, और टेलीफोन पर ही जो है उनको या व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी मॉडर्न डिवाइस के जरिए उनको से जो है वो कबूल करवा लिया जाता है कि यानी ये आपका निकाह करवा रहे हैं, ये आपका हक में रखा गया है, आपको कबूल है कबूल है कबूल है करवा के तो उसका एक नुमाइंदा मुकर्रर कर लेते हैं। वो नुमाइंदा जो है उसकी जगह पर जो है निकाहनामे पे साइन कर देता है। तो इस तरह ये टेलीफोनिक शादी जो है वो भी पाकिस्तान में जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, और जब शादी रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ होती है, यानी इसको सच्चाई हासिल होती है। कोई शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं नहीं मानता इसको, वो नहीं कह सकता। वो जो निकाहनामे का जो प्रूफ होता है वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ होता है वो परमानेंट होता है, उससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि ये निकाहनामा जो है गलत तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है, मैंने तो ये शादी की नहीं, मेरे दस्तखत भी जाली हैं, तो वो एक अलहदा तरीका है। फिर वो एक कोर्ट में जो है वो दावा दायर करेगा और उधर ये कहेगा कि ये भाई ये निकाहनामा झूठा है, इसको झूठा करार दिया जाए। फिर कोर्ट उसको झूठा करार देगी तो फिर वो जो कैंसिलेशन है खारिज होगी। लेकिन जब तक वो उसको कैंसिलेशन को खारिज नहीं करवाएगा किसी शख्स के इनकार से वो निकाहनामा ख़त्म नहीं होता। इसलिए
ये जो शादी की रजिस्ट्रेशन है ये एक बड़ी, इसको कानून में जो है एक बड़ी अहमियत है और इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया गया। और पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, उसको हमेशा प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है। तो इसलिए कोई भी शादी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, वो शादी का पुख्ता सबूत होता है और कोई भी शख्स जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा आपको बेसिक लॉ बताया, रूल्स बताए और शादी की जो मैंने आपको किस्में बताई, उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो साबित हुई होगी। और शादी की रजिस्ट्रेशन का पाकिस्तान में जो कंप्लीट लॉ है ये आपके साथ डिस्कस किया और इसके मुकम्मल कानून को आप लोग जो है वो जान सके होंगे।